चलिए, तो आप सभी का स्वागत है ट्रिक्स भाई सरोज सर में। आज हम लोग साइंस का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। चूंकि साइंस अभी आप लोगों का कम बन रहा होगा। कारण क्या है कि साइंस का बहुत कम ही वीडियो अपलोड हुआ है अभी तक। बाकी सब कुछ का तो अपलोड करा दिया गया है। अभी आप देखे होंगे कि पिछले दो चार पाँच 10 दिनों से जो वीडियो आ रहा है ना, 2 घंटा 3 घंटा का, वो मेनली स्टैटिक जीके का पोर्शन था। वो सारा के सारा वो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी तो एक फॉर्मेटिव के तौर पे देख रहे होंगे। ज़्यादातर सवाल आपका स्टैटिक वाला पोर्शन से था, और स्टैटिक वाला पोर्शन से एग्जाम में ज़्यादा सवाल पूछता है। तो हम स्टैटिक वाला पोर्शन को हम कवर कराने का कोशिश किए। अभी भी थोड़ा बहुत बाकी है, लेकिन फिर भी उतना पढ़ लीजिए, आपका काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो अभी आपका 2-3 गो चीज में नंबर कम आ रहा होगा। जैसे अभी आप बहुत सारे बच्चे से हम बात किए, तो वो 50+ है और 60 के अंधेरे में रह जा रहा है। यानी 50 और 60 के बीच में उसका नंबर आ रहा है। तो नंबर 50 से 60 के बीच में जो नंबर आ रहा है, तो कारण क्या है कि उसमें अभी हिंदी का क्लास बाकी है अभी आपका। हिंदी जैसे मान लीजिए कि 5-7 गो तो आ ही जाएगा, 10 गो मोटा मोटी मान के चलिए, तो 5-7 गो तो आ ही जाएगा। और ऊपर से इसमें एगो मैथ का क्लास रह जा रहा है। ठीक है ना। तो बिहार पुलिस का एग्जाम 16 तारीख को है ना, पहला वाला। तो 16 से पहले हम हिंदी वाला और मैथ वाला कंप्लीट करा देंगे। जैसे हिंदी का कल करा देंगे, और 2-3 दिन के बाद हम मैथ का करवा देंगे। तो मैथ का क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर जो बिहार पुलिस में जो पूछा हुआ है, वो सारा क्वेश्चन लेके आएंगे और सोल्यूशन करा देंगे। और उस सब पे आधारित एक एक दो दो टाइप अलग से बता देंगे, जिससे काम हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि 56 गो सेट है ना ज़्यादातर यूनिक प्रकाशन में, तो 56 गो सेट है। अब मान लीजिए अगर पाँचों पाँचों को पूछ लिया होगा मैथ, हर सेट में तो नहीं ये पूछा है, लेकिन अप्रॉक्स अगर 5 गो लेके चलते हैं तो 250 सवाल पूछा होगा, 200-300। तो 200-300 सवाल ही करवा देंगे प्रीवियस ईयर वाला। एक आध सौ सवाल अपना मन से करवा देंगे अलग से। तो गणितों का सवाल पकड़ा जाएगा, धरा जाएगा, इंग्लिश मैथ ना छूटेगा। तो मान के चलिए कि हिंदी अगर मैथ दोनों मिला के सही कर लेते हैं, तब 5-7 नंबर 8 नंबर और प्लस हो सकता है। यानी इस 60 के करीब करीब आप जा सकते हैं। और 60 के करीब करीब जाइएगा तो आपका रिजल्ट बनने की संभावना हो जाएगा। कारण क्या है कि 1 लाख लड़का का पास होना है, तो भाई 60-65 नंबर ले आते हैं तो होने का संभावना रहेगा। बाकी मेहनत करते रहिए। केवल हम पढ़ाए और आप पढ़वे नहीं करिएगा तो थोड़े हो जाएगा। केवल हम पढ़ाते जा रहे हैं। तो देखिए, अभी 1-2 दिन वीडियो नहीं डाले हैं। कारण क्या है कि हम आपको छोड़ दिए कि पीछे वाला आप देखिए। लगातार वीडियो अपलोड करने से हो क्या रहा था कि आप ये पढ़ रहे थे तो वो छूट रहा था, वो पढ़ रहे थे वो छूट रहा था। तो इस वजह से हम कल भी वीडियो नहीं लेके आए। आजो मन नहीं था लाने का, लेकिन फिर भी एग्जाम को देखते हुए जो बच्चे कम से कम पढ़ रहे हैं, तो उनके साथ तो गद्दारी नहीं होना चाहिए। अब बाकी जो नहीं पढ़ रहा है तो वो तो कहियो नहीं पढ़ेगा। लेकिन फिर भी जो पढ़ रहा है उसके लिए हम ये वाला क्लास हम लगा दिए हैं। आज साइंस का क्लास ही लगाते हैं, देखते हैं। साइंस में हम मिक्स क्वेश्चन कर लेंगे, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का। लगभग 150-200 सवाल हम लोग आज करने वाले हैं। और 150-200 सवाल में आपको एग्जाम में काफी ज्यादा मदद पहुंचाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट कर लीजिए। पेन कॉपी निकालिए दिमाग से और लिखना शुरू करिएगा। हम कोशिश करेंगे कि कुछ क्वेश्चन बोर्ड पे भी लिखे और कुछ क्वेश्चन बोलेंगे, आप उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बोलेंगे, पहला ही सवाल से शुरू करते हैं जो बढ़िया सवाल है। बढ़िया बढ़िया सवाल से पहले हम आज केमिस्ट्री से शुरू करते हैं, चूंकि केमिस्ट्री का क्लास सवाल बहुत कम हुआ है आपके सामने। तो केमिस्ट्री का हम पहले करवा देते हैं आज। ठीक है, केमिस्ट्री का करवाते हैं। तो पहला प्रश्न लिखिएगा कि परमाणु की संरचना की खोज कौन किया था। परमाणु के संरचना लिखिएगा, परमाणु के संरचना, परमाणु के संरचना की खोज कौन किया था। परमाणु के, ये ऐसा साइंस है ना कि आपको हर एग्जाम में हेल्प करेगा। जैसे बिहार एसएससी हो, बिहार पुलिस हो, आर्मी हो, दरोगा हो, हर एग्जाम में ये हेल्प करता है। ये जनरल साइंस होता है और जनरल साइंस हर एग्जाम में आता है। परमाणु के संरचना की खोज कौन किया था, तो परमाणु की संरचना की खोज किया था कौन, तो जे थॉमसन। लिखिएगा, जे थॉमसन। और जे थॉमसन का नाम आप सुने होंगे कि ये इलेक्ट्रॉन का भी खोज किया हुआ है। इलेक्ट्रॉन का खोज करने वाले भी यही थे।
इलेक्ट्रॉन की खोज भी यही किए थे, जे थॉमसन। तो परमाणु के संरचना भी यही दिए थे। परमाणु के संरचना देने वाले भी कौन? जे थॉमसन। और इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले भी कौन? जे थॉमसन। तो आपका पहला प्रश्न का जवाब हो चुका है जे थॉमसन। तो चलिए अगला प्रश्न लिखते हैं कि परमाणु के नाभिक में, परमाणु के नाभिक पर एक परमाणु की नाभिक की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? एक परमाणु के नाभिक, एक परमाणु के नाभिक की द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? नोट करिएगा, एक परमाणु के नाभिक की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो परमाणु के नाभिक में क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए कि परमाणु है, मान लीजिए ये वाला क्या है? परमाणु है। तो परमाणु के बीच में क्या है? ये नाभिक है ना? ये नाभिक है। तो इसमें होता है क्या क्या? एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को परमाणु के नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो लिखिएगा क्वेश्चन का आंसर कि न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या के योग होता है परमाणु का द्रव्यमान संख्या। तो परमाणु के द्रव्यमान संख्या क्या होगा? तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के योगफल को हम लोग बोल देते हैं क्या चीज? परमाणु के नाभिक की द्रव्यमान संख्या बोल देते हैं। तो परमाणु के नाभिक की द्रव्यमान संख्या का मतलब क्या हुआ कि प्रोटॉन और प्लस में न्यूट्रॉन के योग अगर कर दीजिएगा तो उसको बोलेंगे नाभिक की द्रव्यमान संख्या हो जाता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिला देते हैं तो परमाणु के नाभिक की द्रव्यमान संख्या हो जाता है। आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन तो चारों तरफ चक्कर मार रहा है, परमाणु के चारों तरफ चक्कर कौन मार रहा है? तो इलेक्ट्रॉन चक्कर मार रहा है। परमाणु के चारों तरफ चक्कर कौन मार रहा है? तो इलेक्ट्रॉन चक्कर मार रहा है। और इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, हर जगह माइनस चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर, लेकिन प्रोटॉन पर प्लस चार्ज और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। तो प्रोटॉन पर प्लस चार्ज और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। तो ये बात आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न का आंसर लिखिएगा, अगला प्रश्न का आंसर लिखिएगा। अगला प्रश्न आप लोग नोट कीजिएगा। इतना पहले नोट कर लिए होंगे, तो अगला प्रश्न लिखिएगा आगे। लिखिएगा, निम्न में से कौन सा कण एक आवेश रहित कण है? कौन सा कण है जिसपे कोई भी आवेश नहीं होता है? निम्न में से कौन सा कण है जिसपे कोई भी आवेश नहीं होगा, कोई भी चार्ज नहीं होगा? तो अब ये नाम आपको बताए हैं कि न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन एक आवेशहीन कण है। तो लिखिएगा, कौन सा कण है जिसपे कोई चार्ज नहीं होता है, आवेशहीन होता है? तो वो होगा न्यूट्रॉन। क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन हो जाएगा, न्यूट्रॉन हो जाएगा। आपको मालूम है कि न्यूट्रॉन आवेशहीन है। क्या है? आवेशहीन है। और आपको मालूम होना चाहिए कि न्यूट्रॉन की खोज कौन किया था? तो जेम्स चैडविक किया था। न्यूट्रॉन की खोज कौन? तो जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने किसकी खोज किया? तो न्यूट्रॉन की खोज किया। चलिए अगला प्रश्न की तरफ। लिखिएगा, निम्नलिखित किस किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी होती है? कौन सा तत्व है जिसका परमाणु का जो त्रिज्या है वो सबसे बड़ा होगा? कौन सा तत्व, एलिमेंट कौन सा है, कौन सा तत्व है जिसका परमाणु का त्रिज्या सबसे बड़ा होगा? निम्नलिखित मतलब कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु की त्रिज्या है, परमाणु की त्रिज्या है
सबसे बड़ी होगी। परमाणु की त्रिज्या सबसे बड़ी किसकी होगी? सबसे बड़ी किसकी होगी? तो वो होगा बोरॉन का। किसका? बोरॉन का हो जाएगा, बोरॉन। देखिएगा संघनन क्या है? संघनन, ये लिखो, संघनन क्या है? संघनन, संघनन क्या है? ये संघनन क्या है? परीक्षा में आ जाएगा कि संघनन क्या है, तो क्या जवाब दीजिएगा? तो लिखिएगा संघनन क्या है? तो वाष्प का द्रव्य में परिवर्तन ही संघनन कहलाता है। अगर कोई वाष्प है, वाष्प समझते होंगे, जब पानी उबलेगा तो वाष्प निकलता है, तो पानी जब खूब उबाल दीजिएगा कस के तो वाष्प में बदल जाएगा। तो वाष्प का द्रव्य अगर बदलेगा, वाष्प है ठंडा होगा तो पानी हो जाएगा। अगर वाष्प है, मान लीजिए पानी को बहुत गर्म कर दिए तो एकदम वाष्प बन गया, वाष्प बन के उड़ने लगेगा वो। जब उसको ठंडा कर दीजिएगा तो द्रव्य बन जाएगा। तो वाष्प का द्रव्य में बदलना ही, वाष्प का द्रव्य में बदलना ही क्या कहलाएगा? तो वो संघनन कहलाएगा। अगर कोई वाष्प है, पानी को खौला दिए बड़ी जोर से, बहुत ज्यादा खौला दिए, इतना खौला दिए, इतना खौला दिए कि वो उड़ने लगेगा पानी, और पानी जब उड़ेगा तो वो वाष्प बन जाता है। अब फिर उसको ठंडा करिएगा तो फिर पानी बन जाएगा, द्रव्य बन जाएगा। तो वाष्प का अगर द्रव्य में बदलना चाहते हैं तो वही संघनन विधि होता है, संघनन होता है। तो कोई पूछे कि वाष्प का द्रव्य में बदलना कौन सी विधि, तो वो संघनन विधि होता है। तो संघनन एक विधि है, इसलिए पूछ दिया है कि संघनन क्या है। अगर एग्जाम में आ जाए कि संघनन क्या है, समझ में भी नहीं आएगा कि संघनन क्या है, लेकिन नॉर्मल बात है कि वाष्प का द्रव्य में बदलना एक संघनन कहलाता है। चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न। पानी का इलेक्ट्रोलिसिस क्या कहलाता है? पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस कौन सी प्रक्रिया से होता है? पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस, पानी का, पानी का क्या लिखिएगा? पानी का इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो, पानी का इलेक्ट्रोलिसिस, पानी का इलेक्ट्रोलिसिस, पानी का इलेक्ट्रोलिसिस विघटन प्रतिक्रिया के द्वारा होता है। मतलब परीक्षा में पूछेगा कि पानी का इलेक्ट्रोलिसिस कौन सी प्रक्रिया से होगा। पानी का जो इलेक्ट्रोलिसिस होता है वो कौन सी तरीका से होता है, कौन सी प्रक्रिया से होता है? तो आंसर बोल दीजिएगा क्या चीज? तो आंसर बोल दीजिएगा विघटन प्रतिक्रिया। विघटन, विघटन प्रतिक्रिया से होता है। विघटन प्रतिक्रिया से क्या होता है? पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस किससे? विघटन प्रतिक्रिया से होता है। चलिए आगे बढ़िए। देखिएगा ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? अगर ठोस कपूर है, कपूर समझते हो, पूजा पाठ में यूज किया जाता है कपूर का, तो वही कपूर के बारे में बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि ठोस कपूर से, लिखिएगा ठोस कपूर से, लिखिएगा ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाना है। कपूर वाष्प बनाना है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया, कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया, देखिएगा ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया कौन सी प्रक्रिया है? तो वह है ऊर्ध्वपातन। कौन प्रक्रिया है? ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया है। ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया है। तो एग्जाम में सवाल आता है कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया कौन सी है? ठोस कपूर से कपूर का वाष्प बनाने की विधि कौन सी है? तो कहिएगा ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया है। ऊर्ध्वपातन का, ऊर्ध्वपातन विधि है, ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया हो जाएगा। दूध उदाहरण एग्जाम में आएगा कि दूध उदाहरण है, किसका उदाहरण है? दूध, दूध जो होता है वह किसका उदाहरण है? ये जो आपका दूध है, दूध किसका उदाहरण है? दूध किसका
उदाहरण है। दूध किसका उदाहरण होता है? तो दूध किसका उदाहरण है? तो कोलाइड विलयन का उदाहरण है। दूध किसका उदाहरण है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा कि दूध किसका उदाहरण है। तो दूध कोलाइडी विलयन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? कोलाइडी विलयन का उदाहरण है। दूध किसका उदाहरण है? तो दूध कोलाइडी विलयन का उदाहरण है। दूध किसका उदाहरण है? कोलाइडी विलयन का उदाहरण है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे अगला प्रश्न लिखिएगा। वायु क्या है? वायु तो बच्चा बच्चा को मालूम है कि वायु क्या है। वायु, लेकिन एग्जाम में आता है ये सवाल, बच्चा बच्चा को आता है फिर भी आता है, गलती कर लेता है। वायु क्या है? वायु क्या है? तो वायु एक मिश्रण है। वायु क्या है? मिश्रण है, क्योंकि वायु में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत सारा चीज है। तो वायु एक क्या है? तो वायु एक मिश्रण है, आपको मालूम है पहले से। लिखिए आगे अगला प्रश्न। अभी रिवीजन भी करा रहे हैं, बहुत सारा पता भी होगा, बहुत सारा पता नहीं भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, रिवीजन करते रहिए। देखिए, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कौन है? 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 तो लेबोजियर। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कौन है? तो लेबोजियर। लेबोजियर है आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक। मॉडर्न रसायन शास्त्र, मॉडर्न केमिस्ट्री का जनक कौन है? तो वह है लेबोजियर। आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक कौन है? तो वह है लेबोजियर। देखिएगा, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? नीला थोथा का रासायनिक नाम, नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम क्या है? देखिएगा, नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? तो नीला थोथा का रासायनिक नाम आयरन सल्फेट है। नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? और उसका नाम है आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट है, नोट करिएगा। नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? तो नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? तो नीला थोथा का रासायनिक नाम है आयरन सल्फेट। और कभी कभी इसका अति पूछ देता है, सूत्र बताइए, नीला थोथा का सूत्र बता दीजिए। कभी कभी नीला थोथा का सूत्र भी पूछता है, तो सूत्र क्या होगा? तो नीला थोथा का जो सूत्र होगा वो CuSO4 लिखिएगा। CuSO4 अब 5 गो पानी होता है। 5 गो पानी मतलब 5H2O होता है। तो कभी कभी नीला थोथा का सूत्र पूछता है, तो आप बता दीजिएगा CuSO4 अब 5 गो पानी, उसे नीला थोथा बोलते हैं। और नीला थोथा किसको कहते हैं? तो आयरन सल्फेट को कहते हैं। आयरन सल्फेट का नाम क्या है? नीला थोथा। या नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या हुआ? तो आयरन सल्फेट। और सूत्र बोलेगा तो बोलिएगा CuSO4 अब 5 गो पानी बोल दीजिएगा। तो नीला थोथा कहे या आयरन सल्फेट कहे, एक ही बात हो गया, क्योंकि नीला थोथा का केमिकल नेम है कौन? आयरन सल्फेट। और इसका सूत्र होता है CuSO4। ये इसलिए इतना जोर दे रहे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, नहीं तो इतना देर से हम नहीं बोल रहे होते। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कौन? तो लेबोजियर। और नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या? तो आयरन सल्फेट। अगला लिखिएगा कि अन्न बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं? अन्न बुझा हुआ चूना, अन्न बुझा हुआ चूना। एक होता है बुझा हुआ चूना और एक होता है अन्न बुझा हुआ चूना, मतलब वही बुझाइल न है। अन्न बुझा हुआ चूना लिखिएगा, अन्न बुझा हुआ चूना। अन्न बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, आपको मालूम, बोलते हैं कि अन्न बुझा हुआ चूना का CaO, इसे बोलते हैं
कैल्शियम ऑक्साइड। इसे क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, अनबुझा हुआ चूना, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं अनबुझा हुआ चूना। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? चूना का जो पानी होता है किसके कारण दूधिया हो जाता है? नोट करिएगा, चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? आप लोग लिखिएगा, चूंकि बोर्ड पे हम लिखेंगे समय ज्यादा जाता है, तो हम बोलेंगे धीरे धीरे, आप उसको नोट करिएगा। चूना का पानी किसके कारण दूधिया हो जाता है? तो जो चूना का जो पानी है वो किसके कारण दूधिया हो जाएगा? तो वो हो जाता है Ca, लिखिएगा, चूना का पानी किसके कारण दूधिया हो जाता है? दूधिया। आप देखते होंगे ना कि चूना को पानी में घोरते हैं तो दूध लेखन हो जाता है। चूना को, वो वाला चूना जो घर में नहीं पहले गोला आता था, उसको रख देते थे पानी में फूलने के लिए, कल हम लोग पोतते थे, वो वाला चूना, तो उसको अगर घोरते हैं तो हो जाता था दूधिया कलर का, दूध के कलर का। तो आखिर चूना जो है, चूने का पानी किसके कारण दूधिया हो गया है? तो उसका लिखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण क्या हो गया है? चूना का पानी दूधिया हो गया है। नोट करिएगा, चूना का जो पानी है वो दूधिया हो गया है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, यानी CO2 के कारण हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण चूना का पानी जो है दूधिया कलर का हो गया है। इसका सूत्र होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न लिखिएगा, सीमेंट किसका मुख्य घटक है? सीमेंट, जो सीमेंट होता है वो किसका मुख्य घटक है? सीमेंट किसका मुख्य घटक होता है? तो जो सीमेंट है वो किसका मुख्य घटक है? सीमेंट। तो लिखिएगा, चूना पत्थर, सीमेंट जो होता है वो किससे बनता है? पहले तो ये बताइए, सीमेंट का निर्माण किससे होगा? सीमेंट का जो निर्माण होगा वो किससे होता है? तो चूना पत्थर अब प्लस सिलिका को मिला देते हैं, सिलिका, तो क्या बन जाता है? चूना पत्थर बन जाए, सीमेंट बन जाता है। सीमेंट का निर्माण कथी से होगा? चूना पत्थर और सिलिका मिला देने से क्या बनता है? सिलिका मिट्टी, मतलब SiO2 होता है। सिलिका एक मिट्टी होता है, जो चूना पत्थर में मिला दीजिएगा, SiO2 होता है इसका सूत्र। सिलिका मिट्टी, सिलिका क्या है? एक मिट्टी है, जो चूना पत्थर में मिला दीजिएगा ना तो वो सीमेंट बन जाएगा। तो सीमेंट का मुख्य घटक क्या है? तो सीमेंट का जो मुख्य घटक है वो आपका चूना पत्थर भी हो गया। सीमेंट का मुख्य घटक कथी है? चूना पत्थर हो गया, एक जिप्सम हो गया, जो ऑप्शन में रहेगा मार दीजिएगा, कोई एक रहेगा ऑप्शन में। तो चूना पत्थर हो गया, जिप्सम हो गया, सिलिका हो गया, ये सब इसका मुख्य घटक है। कोई भी ऑप्शन में एगो नजर पड़ेगा आपको, कोई एक नजर पड़ेगा, सब नजर नहीं पड़ेगा। या तो चूना पत्थर नजर पड़ेगा, या जिप्सम नजर पड़ेगा, या सिलिका नजर पड़ेगा। तो सीमेंट किसका घटक है? घटक का मतलब समझते हो? मतलब सीमेंट कथी से बनेगा? तो सीमेंट चूना पत्थर से बनेगा, सिलिका से बनेगा, जिप्सम से बनेगा। तो ये सब उसका मुख्य घटक है। चलिए अगला प्रश्न लिखिएगा कि एक कार के बैटरी में, लिखिएगा, एक कार बैटरी में कौन सा विद्युत अपघट्ट होता है? एक कार के बैटरी में, कार का बैटरी है, कार के बैटरी में, एक कार के बैटरी में कौन सा अम्ल का यूज किया जाता है? तो कार के बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। यानी अपघट्ट पूछेगा कि कार के बैटरी में किस अपघट्ट का प्रयोग करते हैं, किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। तो कोई दिक्कत नहीं है, अपघट्ट का है या अम्ल का है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं, अपघट्ट या अम्ल। तो ये हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक आधा फ यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। तो आपका कार के जो बैटरी है उसमें किसको विद्युत अपघट्ट के रूप में यूज करते हैं? तो सल्फ्यूरिक अम्ल को हम लोग विद्युत अपघट्ट के रूप में हम लोग यूज करते हैं। किसमें? आपको कार के बैटरी में।
अगला लिखिएगा, सोने को घोला जा सकता है किस चीज में? अगर सोना को घोलना है हमको, सोना को घुलाना है, सोना को घुला देना है, तो कथी में घुलाएंगे उसको हम? सोने को अगर घुलाना चाहते हो आप, तो सोने को हम लोग एक्वा रेजिया में घुलाते हैं। एक्वा रेजिया, अगर सोना को घुलाना चाहते हो तो एक्वा रेजिया में घुलाते हैं। जो सोनार लोग यूज करते रहता है इसी का, सोना को घुला देगा वो। एक्वा रेजिया सोना को घुलाने में कौन काम आता है? तो एक्वा रेजिया काम आता है सोने को घुलाने में। देखिएगा, यूरेनियम से क्या बनता है? यूरेनियम से क्या बनेगा? यूरेनियम से बिजली बनता है। यूरेनियम से क्या बनता है? यूरेनियम से क्या बनेगा? यूरेनियम, तो यूरेनियम से बिजली पैदा होता है, बिजली का निर्माण होता है यूरेनियम से। आगे लिखिएगा, लोहे का शुद्धतम रूप क्या होता है? लोहा जो होता है, लोहा, उसका शुद्धतम रूप क्या है? तो लोहा का शुद्धतम रूप तो बच्चा बच्चा को पता है, पिटवा लोहा होता है। लोहे का शुद्धतम रूप किसका होता है? तो लोहे का शुद्धतम, शुद्ध, शुद्ध कैसे लिखेंगे? हाँ याद आ गया, हाँ शुद्धतम। तो लिखिएगा, लोहे का शुद्धतम रूप होता जो है वो पिटवा लोहा होता है। पिटवा लोहा, ढलवा लोहा ना, पिटवा लोहा, जिसको पीट पीट कर बनाया जाता है, पिटवा लोहा। और लोहा का जो सबसे अच्छा अयस्क है वो हेमेटाइट है। क्या? लोहे का अयस्क का नाम क्या है? हेमेटाइट। हेमेटाइट। तो लोहा का अयस्क का नाम क्या है? लोहा के अयस्क का नाम पूछता है हेमेटाइट। परीक्षा में ऐसे पूछेगा कि हेमेटाइट किसका अयस्क है, तो कहिएगा लोहे का। कहेगा बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो एल्युमिनियम का। ऐसे परीक्षा में एग्जाम में आता है कि हेमेटाइट किसका अयस्क है, तो हेमेटाइट लोहा का अयस्क है। मैग्नेटाइट लोहे का है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, ये सब किसका अयस्क है? लोहे का। अब एगो नीलम, नीलम यानी रूबी, नीलम यानी रूबी क्या होता है? नीलम। और नीलम को ही बोलते हैं रूबी। इसका सूत्र पूछता है, सूत्र। नीलम का सूत्र बताइए, नीलम या रूबी का सूत्र बताइए। नीलम या रूबी का सूत्र होता है Al2O3, Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। Al2O3 इसे बोलते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो कभी कभी एल्युमिनियम ऑक्साइड लिख के देगा और कभी कभी उसका केमिकल नाम लिख देगा। तो नीलम या रूबी उसे बोलते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड, का नाम होता है नीलम या रूबी। ये सब एग्जाम में आया हुआ प्रश्न दे रहे हैं हम आपको। देखिएगा, सबसे भारी धातु कौन सा है? सबसे भारी धातु, सबसे भारी धातु कौन सा है? सबसे भारी धातु, सबसे भारी धातु कौन सा है? तो सबसे भारी धातु कौन है? प्लेटिनम। सबसे भारी धातु कौन है? प्लेटिनम। और ये जो प्लेटिनम है ना, वो सोना से भी महंगा होता है, सोना से भी महंगा है ये। इसका भी आज के डेट में गहना जेवरात सब बनता है। पहले सोना का बनता था, अब सोना से भी महंगा धातु ये प्लेटिनम है, प्लेटिनम। तो याद रखिएगा, प्लेटिनम जो है ना वो सबसे भारी धातु होता है, मेटल होता है, सबसे भारी धातु होता है। आगे लिखिएगा कि अगर टूटी हुई हड्डी, अगर हड्डी टूट गया, हड्डी अगर टूट गया तो प्लास्टर ऑफ पेरिस करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो उसका टूटी हुई हड्डी की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। तो क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस? है क्या? देखिएगा, पहले तो सवाल यही है कि टूटी हुई हड्डी की, टूटी हुई हड्डी के लिए, टूटी हुई हड्डी के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो टूटी हुई हड्डी के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी,
पीओपी का मतलब होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। पीओपी का मतलब हुआ प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करते हैं। अगर हड्डी टूट गया है तो उसको ठीक करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करते हैं। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पूछा है कि ये है क्या, तो इसी को तो जिप्सम कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? जिप्सम। तो जिप्सम होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम जिप्सम है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को बोलते हैं जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम क्या होता है? जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम क्या होता है? जिप्सम होता है। जो टूटी हुई हड्डी को अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बोलेगा तो क्या बोलिएगा? अगर पीओपी का सूत्र बोलेगा, पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र कहेगा तो क्या बोलिएगा? तो लिखिएगा CaSO4, CaSO4 लिखिएगा, CaSO4 का होल ट्वाइस लिखिएगा, CaSO4 का होल ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब दो, दो और उसके बाद होता है H2O पानी, उसके बाद होता है H2O। तो CaSO4 का होल ट्वाइस H2O होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। नोट कर लीजिए। और हाफ, कभी कभी हाफ H2O भी रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर 2 नहीं देना चाहिएगा तो हाफ H2O कर दीजिएगा, तो कोई इशू नहीं है। 2 लगाइए या CaSO4 हाफ H2O कर सकते हैं, हाफ H2O कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। नहीं, दोनों में से जो दिखाई देगा उसके साथ आप जाइएगा। CaSO4 का होल ट्वाइस या फिर H2O या फिर CaSO4 का आधा H2O, तो ये होता है पीओपी का सूत्र। आगे लिखिएगा, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है? 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 तो सबसे ऐसे क्रियाशील तो सोना चांदी होता है सबसे अच्छा यस, लेकिन ऐसे आप मारिएगा किसको? पोटेशियम को। लिखिएगा पोटेशियम। वैसे आप क्या कर सकते हैं कि सबसे अच्छा जो धातु होता है, सबसे अच्छा जो धातु होता है, सब विद्युत का जो सबसे अच्छा सुचालक धातु, विद्युत का सबसे अच्छा, विद्युत का सबसे अच्छा चालक धातु कौन सा है? तो कहिएगा चांदी। क्या है? चांदी। लेकिन आपको बोलेगा क्रियाशील कौन धातु है, तो वो कहिएगा पोटेशियम। क्या हो जाएगा? पोटेशियम। आगे लिखिएगा, श्वेत धातु किसे कहते हैं? श्वेत, श्वेत धातु यानी उज्जर धातु। श्वेत धातु का नाम किसका नाम है? श्वेत धातु किसे कहते हैं? तो श्वेत धातु किसे कहते हैं बताइए? लेड और लिथियम को। लेड जो होता है ना, लेड मतलब शीशा, लेड मतलब होता है शीशा, लेड मतलब शीशा, लेड मतलब शीशा। एक और लिखिएगा लिथियम। तो ये दोनों को हम लोग बोलते हैं श्वेत धातु, लिथियम, लिथियम। तो श्वेत धातु किसे कहेंगे? लेड यानी शीशा को या लिथियम को कहेंगे। थोड़ा फटाफट निकाल रहे हैं, बातचीत कम कर रहे हैं, सवाल ज्यादा निकालना है, इसीलिए तेजी में चल रहे हैं लेके, ठीक है। तो श्वेत धातु किसे बोलेंगे? लेड यानी लिथियम, लेड को कहेंगे या लिथियम को कहेंगे, एक ही बात है, अलग अलग नाम है। लिखिएगा आगे कि रेडियम हम लोग कौन धातु से प्राप्त करते हैं? रेडियम मैंने सॉरी, कौन खनिज से रेडियम प्राप्त करते हैं? रेडियम जो प्राप्त करते हैं, रेडियम, रेडियम लिखिएगा, रेडियम, रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? तो रेडियम किस खनिज से प्राप्त करेंगे? तो वो पिच ब्लेंड से। किससे? पिच ब्लेंड, पिच ब्लेंड। रेडियम पिच ब्लेंड
खनिज से प्राप्त किया जाता है, पिच ब्लेंड। रेडियम किससे, रेडियम समझते हो ना? अरे रेडियम वो होता है जो आप रात में कभी गाड़ी से लेकर रोड पे जाइएगा तो लाल लाल बढ़ेगा रास्ता में, किनारे साइड में, तो वही होता है, रेडियम होता है, ताकि दुर्घटना से बच सके। रेडियम बढ़ते रहता है रात में, जब गाड़ी चलाइएगा रात में तो आपको दिखाई देगा वो रोड पे। चलिए आगे लिखिएगा। देखिएगा, सोडा वाटर, सोडा वाटर अगर बोतल है, मान लीजिए कोई बोतल बोतल है सोडा वाटर का, उसको खोलिएगा तो कौन गैस निकलेगा? सोडा वाटर। सोडा, सोडा का माने सोडा भरा हुआ है कोई अथी में, बोतल में सोडा पीते हैं ना, सोडा, सोडा पीने के लिए यूज किया जाता है सोडा। तो सोडा की बोतल, सोडा की बोतल को खोलने पर, सोडा की बोतल को अगर आप खोलते हैं, खोलते हैं तो कौन सी गैस बाहर निकलता है? सोडा की बोतल को खोलते हैं तो कौन सी गैस बाहर निकलेगा? तो सोडा की बोतल को अगर खोलते हैं तो वो जो गैस निकलता है उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। तो सोडा के बोतल को अगर खोलिएगा तो जो गैस रिलीज होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा, बाहर निकलेगा। शुष्क बर्फ किसका नाम है? शुष्क बर्फ, ये सब एग्जाम में आया हुआ सवाल है। तू सोच रहा होगा कि सर एक एक लाइन का सवाल पढ़ा रहे हैं। शुष्क बर्फ, ये सब एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए पढ़ा रहे हैं। शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ किसका नाम है? तो शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का नाम है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का नाम है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का नाम क्या है? शुष्क बर्फ। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का नाम क्या है? शुष्क बर्फ। ये सब एक एक लाइन का प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा रहा है। अब देखते हैं, ये वाला प्रश्न लाइने से पूछ ले, 2001 में, 2004 में, 97 में, 98 में, 2002 में, 2004 में, बता रहा है। एक सवाल कम से कम 200 साल पूछा है लगातार, तो क्या करिएगा? अब पढ़े, यही सब तो पढ़ा जाता है प्रीवियस ईयर देख के। आगे लिखिएगा, अगला प्रश्न, स्टील को अगर कठोर बनाना है तो उसमें क्या बढ़ाई जाएंगे, हम क्या मिला देंगे? स्टील की कठोरता, अगर स्टील का कोई बर्तन है, स्टील का कुछ भी है, अगर उसमें कठोरता लाना है, मजबूती लाना है, तो क्या मिलाना पड़ेगा? लिखिएगा, स्टील, स्टील समझते हो? तो स्टील, स्टील में क्या मिलाने से उसमें कठोरता आएगा? स्टील को मजबूत बनाना है, कठोर बनाना है, तो उसमें क्या मिला देंगे? स्टील को मजबूती के लिए, कठोरता के लिए क्या मिलाते हैं? तो कार्बन मिला देते हैं, कार्बन। अगर स्टील में कार्बन मिला दीजिएगा तो वो काफी ज्यादा कठोर हो जाएगा, काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। देखिएगा, अगला प्रश्न, हीरा अपरूप है किसका? हीरा जो अपरूप होता है वो किसका अपरूप होता है? तो जो हीरा अपरूप है किसका? लिखिएगा, हीरा अपरूप है, हीरा अपरूप है किसका? सवाल पूछेगा कि हीरा अपरूप है, किसका अपरूप है? तो वह कार्बन का अपरूप है। नोट करिए, हीरा किसका अपरूप है? कार्बन का। हीरा कार्बन का अपरूप होता है। और सबसे कठोर धातु कौन है? तो हीरा है। सबसे कठोर यही होता है, हीरा। आपको मालूम है, सबसे कठोर यही होता है, हीरा होता है। आगे लिखिएगा, हाइड्रोजन को जलाएंगे तो क्या निकलेगा? अगर हाइड्रोजन को जलाया जाए तो क्या निकलेगा, बताइए? हाइड्रोजन को जलाने से क्या बाहर निकलेगा? हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? हाइड्रोजन को जलाएंगे तो क्या चीज बन जाएगा? तो हाइड्रोजन को अगर आप जलाइएगा तो पानी मिलेगा आपको, पानी बनेगा, वो H2O, जल। हाइड्रोजन को जलाने से क्या मिलता है? पानी। हाइड्रोजन को जलाइएगा तो आपको पानी प्राप्त हो जाएगा, H2O प्राप्त हो जाएगा, जल प्राप्त हो जाएगा। देखिए कितना छोट छोट सवाल है, लेकिन एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, तो आप आराम से पढ़ते रहिए।
हास्य गैस समझते हो ना, हंसाने वाली गैस। तो हंसाने वाली गैस क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। क्या होता है? इसे बोलते हैं हास्य गैस। हास्य गैस इसे बोलते हैं हंसाने वाली गैस। लाफिंग गैस बोलते हैं हंसाने वाली गैस N2O। लाफिंग गैस, हंसाने वाली गैस, इसे बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या बोलेंगे? नाइट्रिक ऑक्साइड बोलेंगे, सॉरी नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। नाइट्रस लिख लीजिए, गड़बड़ा जाइएगा। ऑप्शन में फंसा लेता है नाइट्रिक देके, नाइट्रिक दे देगा बहुत सारा ऑप्शन, जैसे इसमें दिया हुआ है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, नाइट्रोजन परा ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, तो फंस सकते हैं। इसलिए पूरा लिख लीजिए, नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। हंसाने वाली गैस का नाम नाइट्रस ऑक्साइड है, ना कि नाइट्रिक ऑक्साइड है। नाइट्रस। आगे लिखिएगा, तैरने के तालाब में, तैरने वाला जो तालाब होता है, मनुष्य की त्वचा जल जाती है, क्यों? अगर आप तालाब में नहाते हैं, तैरने वाला जो तालाब होता है उसमें नहाएंगे तो आपका त्वचा जल जाएगा, बॉडी का जो स्किन होता है वो जल जाता है, क्यों? आखिर क्या मिलाया हुआ है उस पानी में जो हमारा स्किन प्रॉब्लम करता है, स्किन जल जाता है? तालाब में अगर आप नहाते हैं, तालाब में अगर आप तैरते हैं, तैरने वाला जो तालाब होता है उसमें आप नहाते हैं तो आपका स्किन जल जाता है, स्किन त्वचा जल जाती है, क्यों? क्योंकि उसमें क्लोरीन होता है। क्या होता है? क्लोरीन। इसीलिए तालाब के पानी में तैरना नहीं चाहिए, आपका क्लोरीन के वजह से आपका आपका जो त्वचा है वो जल सकता है। परीक्षा में पूछेगा कि वाटर गैस किसका किसका मिश्रण है? वाटर गैस, वाटर गैस, वाटर गैस किसका किसका मिश्रण है? वाटर गैस, वाटर जो गैस है वो किसका किसका मिश्रण होता है? तो वाटर गैस CO प्लस HO, CO प्लस H2, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है वाटर गैस। वाटर गैस किसका किसका मिश्रण है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। CO को बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, एक होता है हाइड्रोजन। तो इस दोनों को मिला दीजिएगा तो वाटर गैस बन जाएगा। तो वाटर गैस तैयार करने के लिए आपको किस किस चीज की जरूरत है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन की आवश्यकता है आपको। आगे लिखिएगा, वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है? वायु में मतलब वायु जो है उसमें कौन नोबेल गैस, नोबेल गैस मतलब समझते हो? अक्रिय गैस। तो वायु में कौन गैस नहीं है, कौन सा अक्रिय गैस नहीं? बहुत ज्यादा VVI सवाल है ये वाला। वायु, वायु मतलब हवा, वायु मतलब हवा, तो हवा में कौन सा नोबल गैस नहीं है? नोबल गैस मतलब अक्रिय गैस। अक्रिय गैस को बोलते हैं, आपको क्या चाहिए? नोबल गैस कहो, अक्रिय गैस कहो, उसके बाद निष्क्रिय गैस कहते हैं इसी को हम लोग, निष्क्रिय गैस। बहुत सारा नाम होता है इसका, नोबल गैस कहो, अक्रिय गैस कहो, निष्क्रिय गैस, एनोड गैस कहो, इंग्लिश में एनोड गैस कहते हैं, एनोड। तो ये सब नाम है, परीक्षा में आ जाता है तो गड़बड़ा जाते हैं। और आपको मालूम है कि अक्रिय गैस 6 गो है, अक्रिय गैस 6 गो है। पहला कौन है? तो हीलियम है, फिर कौन है? तो नियोन है, फिर कौन है? तो आर्गन है, फिर कौन है? तो क्रिप्टन है, फिर कौन है? तो जेनॉन है, फिर कौन है? तो रेडॉन है। तो 6 गो अक्रिय गैस है इस प्रकृति में, इस नेचर में 6 गो अक्रिय गैस है। कौन कौन? तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। तो ये जो लास्ट वाला रेडॉन है ना, यही पर अब हवा में नहीं है। हवा में, वायु में कौन निष्क्रिय गैस नहीं होता है? तो वही रेडॉन नहीं होता, रेडॉन लिख लीजिएगा। ये जो लास्ट वाला लिखे ना हम, रेडॉन, तो ये रेडॉन गैस नहीं होता है। रेडॉन गैस जानते हैं धान के खेत में होता है, मेथेन, मेथेन होता है ना, मीथेन। तो मीथेन जो धान के खेत में होता है, सड़ा हुआ, सड़ा हुआ, सड़ा हुआ कोई चीज, मतलब फल वगैरह सड़ा हुआ, चलो उसको हम नहीं बताएंगे, हो सकता है गलती भी हो जाए, इसलिए नहीं बताएंगे। सड़ा हुआ चीज में होता है, वो फल हो या
अनाज हो, याद नहीं आ रहा है हमको, लेकिन सड़ा हुआ चीज में रेडॉन गैस निकलता है बाहर, सड़ा हुआ चीज में, है ना। तो याद रखिएगा। तब वायु में कौन सा अक्रिय गैस, जैसे वायु में कथी कथी है आपको मालूम है? वायु में नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है 78%, फिर ऑक्सीजन है आपको कितना 21%, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%। अब बाकी बहुत सारा गैस होता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन वो अक्रिय गैस सब है प्रकृति में, लेकिन रेडॉन नहीं है। लास्ट वाला रेडॉन बिल्कुल भी प्रकृति में है ये नहीं है। तो पूछेगा कि वायु में कौन सा नोबल गैस नहीं पाया जाता है, तो बोल दीजिएगा रेडॉन। नोबल गैस का है, अक्रिय गैस का है, निष्क्रिय गैस का है, इनोड गैस का है, ये सब उसी का नाम है। चलिए अगला प्रश्न लिखिएगा। देखिए सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस का यूज करते हैं? सिगरेट का जो लाइटर है उसमें हम कौन सा गैस का प्रयोग करते हैं? सिगरेट लाइटर में, सिगरेट का जो लाइटर होता है, सिगरेट लाइटर में, सिगरेट लाइटर में, सिगरेट का जो लाइटर है उसमें कौन सा गैस का यूज करते हैं? तो ब्यूटेन गैस का प्रयोग करते हैं सिगरेट लाइटर में। तो सिगरेट लाइटर में किसका प्रयोग करते हैं? ब्यूटेन का। आगे लिखिएगा। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? प्राकृतिक जो रबर है, प्राकृतिक रबर जो होता है वो किसका बहुलक है? ये जो प्राकृतिक बहुलक है, प्राकृतिक बहुलक किसका अप्रूफ है? तो वो है प्राकृतिक बहुलक आइसोप्रीन का है। प्राकृतिक बहुलक किसका अप्रूफ है? तो आइसोप्रीन, आइसोप्रीन लिखिएगा, आइसोप्रीन का बहुलक है। प्राकृतिक जो बहुलक होता है वो किसका बहुलक है? प्राकृतिक बहुलक, प्राकृतिक रबर बहुलक बोल दिए, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक जो रबर है वो आइसोप्रीन का बहुलक है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का बहुलक है। देखिएगा, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाना है। देखते हैं ना हमारे इंडियन आर्मी को बुलेट प्रूफ जैकेट दिया जाता है ताकि गोली लगने के बाद उस बुलेट को, माने उसके शरीर में नुकसान नहीं करता है, उसके शरीर में नहीं घुसता है, गोली बाहर रह जाता है। उसे बोलते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट। मतलब अगर गोली चला तो उसका गोली उसके शरीर में नहीं घुसेगा। उसके सुरक्षा के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट का प्रयोग करते हैं। बुलेट प्रूफ, बुलेट प्रूफ जैकेट का प्रयोग करते हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट का काम क्या है कि अगर गोली चल रहा है तो अगर गलती से अगर आपको गोली कोई मार भी दिया तो आपका जो बुलेट प्रूफ जैकेट है ना वो रोक देगा गोली को, आपके शरीर में छेदेगा नहीं, आपके बॉडी के अंदर नहीं घुसेगा वो गोली। तो आखिर बुलेट प्रूफ जैकेट आखिर बना किसका है जिसके वजह से गोली नहीं घुसता है? बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण किसकी वजह से हो रहा है? बुलेट प्रूफ जैकेट अगर बनता है तो इसमें हम किसका उपयोग करते हैं? किस चीज का यूज किया जाता है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए? तो उसका यूज किया जाता है केवलर। केवलर एक रसायन है, केवलर, केवलर का यूज किया जाता है। केवलर ये नया नाम है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। केवलर। तब बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए हम लोग केवलर का यूज करते हैं। केवलर, केवलर का यूज करते हैं। आगे लिखिएगा, नींबू खट्टा किस कारण होता है? नींबू जो होता है आप देखते होंगे खट्टा लगता है नींबू, आखिर नींबू खट्टा क्यों लग रहा है आपको? नींबू खट्टा क्यों लगता है? ये जो नींबू है ना वो खट्टा क्यों लगता है? पहले तो बताओ नींबू में कौन विटामिन है? तो विटामिन सी है, आपको मालूम है। तो नींबू खट्टा क्यों लगता है?
नींबू को खट्टा होने का कारण क्या है? साइट्रिक अम्ल होता है इसके अंदर। क्या होता है? साइट्रिक अम्ल। इसके अंदर क्या होता है? साइट्रिक अम्ल की वजह से ये खट्टा होता है। तो नींबू का खट्टा होने का कारण साइट्रिक अम्ल है। ऑप्शन में बड़ा फंसा देगा, टार्टरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसेटिक अम्ल। तो याद रखिएगा साइट्रिक अम्ल होता है। टार्टरिक अम्ल तो इमली में होता है। इमली में क्या होगा? टार्टरिक अम्ल। लिख लीजिए आप, इमली में क्या होगा? इमली में, तो इमली और अंगूर ये दोनों में एक होता है। इमली का है या अंगूर का है, दोनों में टार्टरिक अम्ल होता है। टार्टरिक अम्ल होता है, इमली का है या अंगूर का है। और टमाटर में तो मालूम है ऑक्जेलिक अम्ल। तो टमाटर में आपको मालूम होना चाहिए कि ऑक्जेलिक अम्ल होता है। ऑक्जेलिक अम्ल होता है टमाटर में। और नींबू में मालूम चलिए गया साइट्रिक अम्ल। अब पेट में कौन अम्ल होता है? पेट में, तो पेट में जो आपका होता है वो HCl होता है, इसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। तो पेट में HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। और दूध में कौन? तो दूध में होता है लैक्टिक अम्ल। दूध में कौन अम्ल होता है? तो दूध में जो होगा वो आपका लैक्टिक अम्ल होगा। लैक्टिक अम्ल, तो दूध में लैक्टिक अम्ल होता है, तो ये भी याद रखिएगा। तो दूध में लैक्टिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, इमली अंगूर में टार्टरिक अम्ल, और सेब में मेलिन। सेब में क्या होता है? तो सेब में होता है मेलिन। मेलिन होता है, मेलिन। तो सेब में होता है मेलिन। तो याद रखिएगा, सेब का है, दूध का है, अंगूर का है, इमली का है, टमाटर का है, पेट का है, नींबू का है, सेब का है, ये सब हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल तो लिखवे नहीं किए हैं। चलो अब लिखिए एसिटिक अम्ल। एगो लिखिएगा एसिटिक अम्ल, एगो लिखिएगा एसिटिक अम्ल, जो फलों को पकाने में मदद करता है, एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल का जो गंध होता है वो किसके समान है? मतलब एसिटिक अम्ल का जो गंध निकलेगा और किसके गंध के समान है? ये एसिटिक अम्ल का जो गंध है वो किसके समान है? माने कौन चीज का जो गंध है जो इसका भी गंध एक के जैसा है? तो सिरका, सिरका जो होता है ना, सिरका, उसका गंध और एसिटिक अम्ल का गंध आपस में बराबर होता है, दोनों का बराबर होता है, सिरका। और सिरका का रासायनिक नाम तो जानते होइएगा आप लोग। सिरका किसको बोलते हैं? एसिटिक अम्ल को बोलते हैं। सिरका किसको बोलते हैं? एसिटिक अम्ल को बोलते हैं। तो सिरका एसिटिक अम्ल को ही कहा जाता है, ये याद रखिएगा। एसिटिक अम्ल का अगर सूत्र बोल दे तो धुआं निकल जाएगा आपका। लिखिएगा CH3, लिखिए CH3 और COOH। तो एसिटिक एसिड का जो सूत्र होता है CH3 और COOH होता है। तो एसिटिक अम्ल का जो सूत्र होता है CH3 COOH होता है, नोट करिएगा। अब फलों को पकाने में किसका मदद करते हैं? अगर फल को अगर पकाना चाहते हैं, फलों को पकाना चाहते हैं आप, फलों को अगर आप पकाना चाहते हैं आर्टिफिशियल तरीके से, तो आपको एथिलीन का यूज करना पड़ेगा। एथिलीन, एथिलीन। तो एथिलीन का यूज किया जाता है फलों को पकाने में। तो फलों को पकाने में एथिलीन का प्रयोग हम लोग करते हैं। CNG जानते हैं? CNG, CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। CNG, CNG का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG। तो CNG में, CNG का मुख्य घटक क्या है? CNG का मुख्य घटक क्या है? मुख्य घटक CNG, CNG का मतलब होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड
नेचुरल गैस होता है। तो सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? ऑप्शन बोलते हैं, बताना। कार्बन डाइऑक्साइड होता है, या नाइट्रोजन होता है, या हाइड्रोजन होता है, या मीथेन होता है। तो सीएनजी का जो मुख्य घटक है वो मीथेन होता है, उसको बोलते हैं CH4, मीथेन, इसे बोलते हैं CH4 बोलते हैं। तो सीएनजी का मुख्य घटक कौन है? तो वह है मीथेन, यानी कि CH4 होता है। अब पेट्रोल की गुणवत्ता को मापना है, किससे मापेंगे? ऑक्टेन संख्या से। बहुत बढ़िया, पेट्रोल की गुणवत्ता को मापते हैं। पेट्रोल की गुणवत्ता चेक करना है कि कितना अच्छा पेट्रोल दिया हमको, घटिया माल तो नहीं दिया है। तो पेट्रोल की अगर गुणवत्ता चेक करना चाहते हो तो ऑक्टेन संख्या से चेक होता है। ऑक्टेन संख्या, पेट्रोल की जो गुणवत्ता है वो ऑक्टेन संख्या से हम लोग चेक करते हैं। खाने का जो नमक है उसका, खाने का नमक किससे बनता है बताओ? छोड़ दो ये सवाल। मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार पढ़ा दिए का? अच्छा, कहाँ पढ़ लिया? अच्छा, है ये सवाल? तब लिखवाइए देते हैं। तब हम कह रहे थे नहीं पढ़ाएंगे, है ना? चलिए बढ़िया है। तब देखिएगा, खाने का नमक, खाने का जो नमक है, खाने का जो नमक है जिसे बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। खाने का नमक का मतलब होता है NaCl। NaCl को बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। तो खाने का नमक का सूत्र सोडियम क्लोराइड होता है। तो खाने के नमक का सूत्र क्या हो गया? सोडियम क्लोराइड। तो पूछा है कि खाने का नमक कथी कथी से मिलकर बनेगा, किससे मिलकर तैयार होता है? खाने का नमक किससे मिलकर तैयार होगा? तो मजबूत अम्ल, मजबूत अम्ल प्लस मजबूत क्षार। देखिएगा, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार मिलेगा तब जाके, यानी एसिड और बेस। अम्ल को बोलते हैं एसिड, क्षार को बोलते हैं बेस। तो अगर एसिड को बेस में मिला दीजिएगा, जैसे आप कहते हैं ना पीएच मान 7, देखो 1 से लेकर 7 तक होता है ना पीएच मान। 1, ये हो गया 1, ऐसे लिख देते हैं 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7 तक हुआ ना। तब मान लीजिए कि 7 से कम, 7 से जितना भी कम रहेगा वो सब एसिड होता है, अम्ल होता है। और 7 के बाद जितना भी होगा 8, 9, 10, 11, 7 के बाद जितना भी होता है उसको बोलते हैं क्षार, उसे बोलते हैं बेस। तो अगर अम्ल और क्षार दोनों को मिला दीजिएगा तो खाने का नमक बन जाएगा, आपका सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। तो ये जो पीएच मान होता है 7 से कम अम्लीय और 7 से आगे आपको क्षार होता है। अब पीएच मान की खोज किया था सोरेनसन। ये जो है ना पीएच मान, इसको बोलते हैं पीएच मान। अब पीएच मान की खोज करने वाले थे सोरेनसन। ये एग्जाम में आता है सवाल, इसको ध्यान में रखना। सोरेनसन, पीएच मान, पीएच मान की खोज करने वाले सोरेनसन थे, सोरेनसन। अगला प्रश्न लिखिएगा, देखिए मच्छर भगाने वाली दवा में सक्रिय रसायन कौन सा रहता है? मच्छर भगाने वाला जो दवा होता है उसमें कौन सा केमिकल का यूज किया जाता है जिससे मच्छर भाग जाता है? मच्छर भगाने वाली जो दवा होता है, मच्छर भगाने वाली दवा में किस रसायन का प्रयोग करते हैं? मच्छर भगाने वाली दवा में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो एलिथ्रिन, 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 एलिथ्रिन का यूज किया जाता है। मच्छर भगाने वाली जो दवा होता है
उसमें हम लोग एलिथ्रिन का प्रयोग करते हैं, एलिथ्रिन। तो मच्छर भगाने वाली दवा में एलिथ्रिन का प्रयोग हम लोग करते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न, 100% शुद्ध एथेनॉल अगर है किसी चीज में, 100%, थोड़ा बहुत भी इधर उधर कुछ मिलावटी नहीं है, 100% एथेनॉल है, 100% एथेनॉल, एथेनॉल 100% अगर एथेनॉल है, शुद्ध एथेनॉल है, तो उसे हम लोग पूर्ण शराब बोलेंगे कि ये पूरा तरीके से ये क्या है, शराब है, ये दारू है ये। तो अगर 100% एथेनॉल है तो वो पूर्ण शराब होता है। ये सवाल आया हुआ है बहुत बार, इसलिए हम ये पढ़ा दिए हम आपको। और भी क्या, ये 2025 में पूछा हुआ सवाल है, ये इसी साल पूछा है एग्जाम में, और ये बीपीएससी में भी पूछा है, और बहुत सारा एग्जाम में बीएओ करके एग्जाम है उसमें भी पूछा है। तो ये हो सकता है कि पूछ ले, तो आपको पढ़ा दिए हैं कि 100% एथेनॉल, ये एकदम इस साल का सवाल है, लेटेस्ट प्रश्न है ये, कि अगर 100% एथेनॉल अगर किसी चीज में है तो इसका मतलब वो पूरी तरीके से शराब है, वो पूर्ण शराब है, वो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कभी कभी एथेनॉल का सूत्र बोल देता है, याद रख लीजिएगा, C2H5OH, C2H5OH, इसी को बोलते हैं एथेनॉल, C2H5OH, C2H5OH को बोलते हैं एथेनॉल। अब अगला सवाल लिखिएगा, कपड़ा साफ करने में किस डिटर्जेंट का यूज किया जाता है? कपड़ा साफ करने वाला में कौन सा डिटर्जेंट का हम लोग यूज करते हैं? डिटर्जेंट का मतलब सर्फ साबुन होता है। तो कपड़ा धोने वाला, कपड़े धोने में कौन सा डिटर्जेंट का हम लोग यूज करते हैं? कौन सा डिटर्जेंट का हम लोग प्रयोग करते हैं बताइए? तो उसका सल्फोनेट का यूज करते हैं, सल्फोनेट। तो ये सल्फोनेट डिटर्जेंट का यूज करते हैं। कपड़ा धोने वाले, कपड़ा साफ करने के लिए, कपड़ा धोने के लिए हम लोग कौन सा डिटर्जेंट का यूज करते हैं? तो सल्फोनेट का यूज करते हैं। कपड़ा धोने के लिए कौन सा डिटर्जेंट का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं? तो सल्फोनेट का प्रयोग करते हैं। देखिएगा, अपमार्जक क्या है? अपमार्जक वही डिटर्जेंट को इंग्लिश में अपमार्जक बोलता है, सॉरी डिटर्जेंट इंग्लिश हुआ, हिंदी में अपमार्जक बोलते हैं। अपमार्जक तो अपमार्जक को ही बोलते हैं डिटर्जेंट, तो अपमार्जक को ही डिटर्जेंट बोलते हैं। तो क्या बोला, अपमार्जक क्या है? तो अपमार्जक एक शोधन अभिकर्ता है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको स्टार करके याद कर लीजिएगा। शोधन अभिकर्ता है, आप इसको स्टार करके मेरे कहने पर इसको याद करिएगा, स्टार करवा रहे हैं। अपमार्जक क्या है? शोधन अभिकर्ता है, शोधन अभिकर्ता है। साबुन बनाने के लिए किस पदार्थ का यूज करते हैं बताइए? अगर साबुन बनाना है, साबुन बनाने के लिए देखिएगा, साबुन बनाने के लिए कौन से पदार्थ का यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है? साबुन बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तब वनस्पति तेल का यूज करते हैं। वनस्पति मतलब पेड़ पौधा, तो वनस्पति तेल का हम लोग यूज करते हैं साबुन बनाने में। साबुन बनाने में हम लोग वनस्पति तेल का यूज करते हैं। लिखिएगा, ग्रे क्रांति का संबंध किससे है? ग्रे क्रांति,
ग्रे ग्रे, सीधे ग्रे, ऐसे ग्रे, ग्रे क्रांति। ग्रे क्रांति का संबंध किससे है? तो उर्वरक, उर्वरक मतलब खाद, उर्वरक। अब भूरी क्रांति का भी खादे है, भूरी क्रांति, अब भूरी क्रांति का भी उर्वरक होगा। तो ग्रे क्रांति कहे या भूरी क्रांति कहे, उर्वरक, भूरी क्रांति कहे या ग्रे क्रांति कहे, ये उर्वरक से है। बाकी हम बहुत सारा क्रांति पढ़ाए हुए हैं, जैसे रजत रजत क्रांति अंडा उत्पादन, लाल क्रांति मांस उत्पादन, हॉर्टिकल्चर सब्जी उत्पादन, फ्लोरिकल्चर फल का फूल का उत्पादन, पोमोलॉजी फल का उत्पादन, माइकोलॉजी कवक का अध्ययन, फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन, विटीकल्चर अंगूर की खेती, सेरिकल्चर रेशम उत्पादन, ये सब हम आपको बताए हुए हैं। बहुत सारा चीज याद रखिए। पीली क्रांति तेलहन उत्पादन, गोल क्रांति आलू उत्पादन। तो ये सब क्रांति, बहुत सारा क्रांति आपका हुआ है। एक बार रिवीजन करा ले क्या क्रांति वाला, कि रहने दे, करा दे? चलो क्रांति का रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन रहेगा क्योंकि एग्जाम का आखिरी समय है, पता नहीं कुछ याद होगा, कुछ भूल गए होंगे। तो सब क्रांति एक तर लिख लीजिए, क्रांति एक तर पूरा लिख ला, जितना क्रांति है, जितना क्रांति है सब एक तर लिखिए। सबसे पहले हरित क्रांति लिखेंगे, हरित क्रांति, सबसे पहले हरित क्रांति। तो खाद्यान्न उत्पादन लिखिएगा, खाद्यान्न उत्पादन। तो पहला हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन। दूसरा लिखिएगा, दूसरा लिखिएगा रजत क्रांति, रजत क्रांति। तो रजत क्रांति में होता है अंडा उत्पादन, अंडा। तीसरा लिखिएगा, तीसरा लिखिएगा लाल क्रांति, लाल क्रांति। तो लाल क्रांति में मांस भी आएगा और टमाटर आएगा, टमाटर और मांस या टमाटर आएगा। फिर लिखिएगा सेरिकल्चर, सेरिकल्चर। तो ये हो गया रेशम, रेशम हो गया सेरिकल्चर। फिर लिखिएगा माइकोलॉजी, माइकोलॉजी। तो माइकोलॉजी में कवक, फंगस, कवक। फिर लिखिएगा फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी। तो फाइकोलॉजी में होता है शैवाल, शैवाल का अध्ययन। फिर लिखिएगा विटीकल्चर, विटीकल्चर। तो ये होता है अंगूर की खेती। विटीकल्चर में क्या होता है? अंगूर की खेती होता है, विटीकल्चर अंगूर की खेती होता है। फिर 8 नंबर में लिखिएगा आपका पीसी कल्चर, मछली उत्पादन, पीसी कल्चर। तो ये होता है मछली, मछली उत्पादन। अब ऊपर में लिखेंगे हम, तो आप इतना उतार लीजिए पहले, तो इसको मिटाएंगे और ऊपर लिखेंगे। तो पीसी कल्चर मछली। तो हरित क्रांति खाद्यान्न, रजत क्रांति अंडा, लाल क्रांति मांस टमाटर, सेरिकल्चर रेशम, माइकोलॉजी कवक, फाइकोलॉजी शैवाल, विटीकल्चर अंगूर, पीसीकल्चर मछली। और लिखते हैं इधर लिखते हैं फ्लोरिकल्चर। तो फ्लोरिकल्चर में फूल होता है, फूल। तो लिखिएगा फ्लोरिकल्चर, फ्लोरी। तो फ्लोरिकल्चर, तो फ्लोरिकल्चर में होता है फूल का उत्पादन। फिर लिखिएगा पोमोलॉजी, पोमोलॉजी। तो पोमोलॉजी में होता है फल का उत्पादन। तो पोमोलॉजी फल, फ्लोरिकल्चर फूल, हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर में होता है खेती का अध्ययन, खेती है ना, खेती का अध्ययन होता है। उसके बाद लिखिएगा पीली क्रांति। तब पीली क्रांति में क्या होगा? आपका तिलहन उत्पादन, पीली क्रांति। तब पीली क्रांति में क्या होगा? तिलहन उत्पादन होगा, तिलहन, तिलहन उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन। ठीक है, पीली क्रांति
तिलहन उत्पादन होता है। तो 8 नंबर यहाँ था, 9, 10, 11, 12 नंबर हुआ। 15 को पूरा देंगे हम, अभी 3 को और लिख देते हैं। पोमोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, पीली क्रांति हो गया है, और लिखा देते हैं आपको हम, और लिखा देते हैं। जैसे ये आपका मधुमक्खी का होता है ना, एपी कल्चर, तो मधुमक्खी उत्पादन लिखिएगा एपी कल्चर। तो एपी कल्चर में मधुमक्खी। उसके बाद श्वेत क्रांति, दूध उत्पादन। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन। तो अब हो गया एक और, एपी कल्चर, मधुमक्खी। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन। एक और लिख लीजिएगा, नीली क्रांति। तो नीली क्रांति में भी मछली उत्पादन होता है। तो ये आपका 15 को उत्पादन लिखवा दिए हम, इससे बाहर एग्जाम में न आने का संभावना है। आएगा नया जो अभी लिखे ना, ग्रे, और लिखो, अभी और है, और लिखो, ये हो गया। एक लिखो ग्रे, अभी लिखवाए थे थोड़ा देर पहले, ग्रे क्रांति, थोड़ा देर पहले लिखवाए थे ग्रे क्रांति। तो उर्वरक, ग्रे क्रांति उर्वरक, इसी को बोलते हैं। एक और लिखिएगा, ये 8 नंबर था, ये 9 नंबर हो गया, ये 10 नंबर, ये 11 नंबर, 12 नंबर, 13, 14, 15, ये 16, एक और लिखिएगा 17, भूरी क्रांति। तो भूरी क्रांति भी उर्वरक रहेगा। और लिखिए तो 20 को पुराइए देंगे हम, अभी हम 20 को पुरा ही देते हैं। 17 पर पहुंच चुके हैं, 3 को और खींच देंगे केनू से हम। हाँ, गोल क्रांति, तो कहें ना 20 को खींचा जाएगा। एगो गोल क्रांति, तो गोल क्रांति मतलब आलू। गोल क्रांति आलू लिखिएगा, गोल क्रांति आलू। एक होती है ना, नदी जोड़ो परियोजना का, याद है? नदी जोड़ो का बागवानी, पेट्रोलियम का, हाँ सही बोला है। एगो तो झींगा मछली वाला होता है ना, हाँ, गुलाबी क्रांति झींगा मछली, गुलाबी क्रांति। तो लिखिएगा गुलाबी क्रांति का झींगा मछली। तो झींगा मछली का गुलाबी क्रांति होता है, झींगा मछली का गुलाबी क्रांति झींगा मछली, गुलाबी क्रांति। कृष्ण क्रांति से पेट्रोलियम, कृष्ण क्रांति से पेट्रोलियम, 20 को तो हो ही गया। अब इससे बाहर कौन पेट क्रांति जाएगा? कोई क्रांति नहीं जाएगा इससे बाहर। या तो क्रांति पूछेगा ही नहीं, अब पूछेगा तो ये 20 को में से पूछेगा, सिंपल बात है। अगर या तो पूछेगा ही नहीं, अब पूछा तो यही 20 को में से रहेगा। आप 20 याद कर लीजिए, आपका एक बढ़िया वाला एक टॉपिक कंप्लीट करा दिए, क्रांति। सारा 20 को क्रांति आ गया। और एक बार हम पूरा बोल देते हैं, छूटल मुटल लिख लेना। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, रजत क्रांति अंडा उत्पादन, लाल क्रांति मांस या टमाटर उत्पादन, सेरीकल्चर रेशम उत्पादन, माइकोलॉजी कवक उत्पादन, फाइकोलॉजी शैवाल उत्पादन, विटीकल्चर अंगूर की खेती, पीसीकल्चर मछली, इधर आइए, फ्लोरिकल्चर फूल, पोमोलॉजी फल, हॉर्टिकल्चर खेती, पीली क्रांति तिलहन, एपीकल्चर मधुमक्खी, श्वेत क्रांति दुग्ध, नीली क्रांति मछली। उधर आइए, ग्रे क्रांति उर्वरक, भूरी क्रांति उर्वरक, भूरी क्रांति भी और ग्रे क्रांति दोनों के दोनों उर्वरक मतलब खाद। गोल क्रांति आलू, गुलाबी क्रांति झींगा मछली, कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम का उत्पादन। तो इतना आपका सामने हो चुका है। अभी 2, 4, 5 का और है, लेकिन याद नहीं आ रहा है। वो नदी जोड़ों का है, नदी जोड़ों का होता है, जो कि याद नहीं आ रहा है। नदी जोड़ों का जो 2 नदी को जोड़ने का एक परियोजना था, जो बता देंगे कभी, अभी याद आ जाएगा, एग्जाम से पहले हम बता देंगे। ठीक है, एग्जाम से पहले हम बता देंगे नदी जोड़ों परियोजना। अब बागवानी आ जाएगा ना, तो बागवानी भी खेती होता है। जैसे हम लिखवाए ना हॉर्टिकल्चर, कहीं लिखे होंगे हॉर्टिकल्चर, तो कभी कभी हॉर्टिकल्चर ना रहेगा तो बागवानी क्रांति रहेगा, तो फंसिएगा नहीं। आप ये बात लिख लीजिए, तो फिर कहिएगा कि सर आप हॉर्टिकल्चर पढ़ाए थे, बागवानी कहाँ पढ़ाए थे। तो अब बागवानी भी लिख लीजिए, कहीं जगह है तो
यहाँ पे है मेरे पास जगह, यहाँ पर लिखते हैं 21वां नंबर, 21 नंबर लिखते हैं क्या चीज, बागवानी क्रांति। तो बागवानी, बागवानी क्रांति भी आपका खेती होता है। बागवानी क्रांति, बागवानी क्रांति भी आपका खेती होता है, याद रखिएगा। बागवानी क्रांति खेती होता है, बागवानी क्रांति भी खेती होता है, ये भी ये कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम है, गुलाबी क्रांति झींगा मछली है, गोल क्रांति आलू है, भूरी क्रांति या ग्रे क्रांति उर्वरक है। मिटा रहे हैं आगे, चलिए लिख लिए होंगे। बाय द वे नहीं भी लिखे होंगे तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। तो बेकार मतलब मैंने वो क्रांति आ गया था सवाल में, ग्रे क्रांति है, पूरा ऑपरेशन हो गया है कल, पूरा क्रांति का ऑपरेशन चल गया यहाँ पर। एगो ग्रे आके बर्बाद कर दिया सिस्टम को। 10 मिनट तो खाइए गया होगा। फिर लड़का से कहेगा कम क्वेश्चन खिंचाया। अरे सवालों तो देखो यार, 20 गो हो तो सवाल है यार, 20 गो सवाल नहीं थोड़े हैं, 20 गो सवाल तो है ना। अभी केमिस्ट्री खाली चल रहा है, ध्यान रखिएगा, ये सब केमिस्ट्री का सवाल है। एक 100 सवाल हुआ होगा कि ना? हाँ 100 ले हो लोगा। अच्छा कोई बात नहीं, लिखिए आगे, आगे लिखिएगा। ब्लैक लेड किसे कहते हैं? ब्लैक लेड, काला शीशा। कभी कभी ब्लैक लेड बोलेगा और कभी कभी बोलेगा काला शीशा बोलेगा, एक के नाम है, हिंदी इंग्लिश लिखा हुआ है। ब्लैक मतलब काला, लेड मतलब शीशा। तो ब्लैक लेड कहे या काला शीशा कहे, किसे कहते हैं? ब्लैक लेड या काला शीशा। तो ब्लैक लेड या काला शीशा हम किसे कहेंगे? तो ब्लैक लेड या काला शीशा किसे कहेंगे बताइए, आपको याद है? बोलिए। तो वो कहते हैं किसको? हीरा को। किसको बोलेंगे? हीरा को कहेंगे। एक मिनट रुक जाइए, चेक कर लेते हैं। हीरा नहीं, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट करिए, ग्रेफाइट। काला शीशा ब्लैक शीशा किसे कहते हैं? ग्रेफाइट को कहते हैं, ग्रेफाइट। ये अच्छा सवाल है, नोट कर लीजिए, ग्रेफाइट। तो काला शीशा ब्लैक लेड किसे कहेंगे? ग्रेफाइट को कहेंगे। आगे लिखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। आग बुझाने वाली गैस कौन सा है? आग बुझाने वाली गैस कौन सा है? लिखिएगा, आग बुझाने वाली गैस, आग बुझाने वाली गैस कौन सा है? तो आग बुझाने वाली जो गैस है वो आपका हो जाएगा कौन? आग बुझाने वाली गैस, सही बोला है, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। तो आग बुझाने वाली गैस कौन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो लिखिएगा, आग बुझाने वाली गैस कौन सा होता है? तो वो होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है। आगे लिखिएगा अगला प्रश्न। भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? हाँ ऑप्शन देंगे, भविष्य का ईंधन किसे कहेंगे? ऑप्शन देंगे हम, भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? तो ऑप्शन देते हैं, मीथेन को, हीलियम को, ऑक्सीजन को कि हाइड्रोजन को? हाँ भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहते हैं। तो भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को बोला जाता है, भविष्य का
ईंधन। तो भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? हाइड्रोजन को। आशा की धातु किसे कहते हैं? आशा की धातु लिखिएगा। हाँ देंगे, ऑप्शन देंगे। आशा की धातु किसे कहा जाता है? आशा की धातु किसे कहा जाता है? ऑप्शन है यूरेनियम, सीसा, थोरियम, प्लूटोनियम। यूरेनियम, हाँ यूरेनियम को बोलते हैं। तो आशा की धातु यूरेनियम को कहा जाता है। यूरेनियम को हम लोग बोलते हैं आशा की धातु। आशा की धातु बोलते हैं, आशा की धातु बोलते हैं यूरेनियम। कृत्रिम हीरा किसे कहते हैं? कृत्रिम हीरा, कृत्रिम हीरा किसे कहा जाता है? कृत्रिम हीरा, कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल हीरा, जिसको हम लोगों ने बनाया है। देखिएगा, कृत्रिम हीरा किसे कहा जाता है? कृत्रिम हीरा किसे कहा जाता है? तो लिखिएगा, सिलिकॉन कार्बाइड को कहते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड को कहते हैं क्या चीज? आपको आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम हीरा क्या बोलेंगे? कृत्रिम, ऐसे लिखाता है कृत्रिम हीरा। तो कृत्रिम हीरा सिलिकॉन कार्बाइड को बोलते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड को बोलते हैं। आपको ये कृत्रिम हीरा बोलते हैं। यही तो जानते होइएगा, बच्चा बच्चों को पता, लेकिन फिर भी मेरा दायित्व बनता है बताना कि आपका एक होता है सोडियम कार्बोनेट, एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो याद रखिएगा, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, मेरा अधिकतर बच्चा को पता होगा। एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, और एक होता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट होता है वो, एगो क्या होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, एक होता है सोडियम कार्बोनेट। तो ऊपर सोडियम बाइकार्बोनेट को बोलते हैं खाने का सोडा, खाने का सोडा, खाने का सोडा। और सोडियम कार्बोनेट जो नीचे लिखा हुआ है इसे बोलते हैं धोने का सोडा। ये धोने में यूज होता है और ऊपर वाला खाने में यूज होता है। लेकिन बोलेगा सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र, तब बोलिएगा NaHCO3। लेकिन बोलेगा खाने, इसका धोने वाला का बताइए, तब बोलिएगा Na2CO3 और 10 गो पानी, 10 गो पानी होता है का जोड़े 10H2O होता है। अगर खाने धोने का सोडा बोलेगा तो Na2CO3 और 10 गो पानी, अगर खाने का सोडा बोला है तो NaHCO3 होता है। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एक सवाल लिखिएगा आगे। देखिए, कौन सा एक आवश्यक तत्व है? ये सारा के सारा बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो अभी लिखवा रहे हैं। ये सारा के सारा बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछ चुका है जो अभी लिखवा रहे हैं, जो भी प्रश्न लिखिएगा। एक ऐसा आवश्यक तत्व जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में करते हैं। सीधा लिखो ना, प्रोटीन के संश्लेषण में किस तत्व का यूज करते हैं? नॉर्मली लिखो ऐसे, प्रोटीन के संश्लेषण में, लिखिएगा प्रोटीन के संश्लेषण में, प्रोटीन के संश्लेषण में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? प्रोटीन के संश्लेषण में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? प्रोटीन के संश्लेषण में, सवाल लिखिएगा, प्रोटीन के संश्लेषण में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो प्रोटीन के संश्लेषण में नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। और ये मद्य निषेध बिहार पुलिस में पूछ चुका है, मद्य निषेध बिहार पुलिस में पूछा है, और वो भी बहुत दिन का बात ना है, 2023 में पूछा है ये सवाल।
2023 में ये प्रश्न पूछ चुका है कि कौन सा तत्व का प्रयोग हम प्रोटीन के संश्लेषण में करते हैं, तो वो नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न लिखिएगा। अगला प्रश्न बोला है कि कौन सा मिश्रण नहीं है। ऑप्शन 4 को देख के आप लोग बताइएगा। हम बोल रहे हैं कौन मिश्रण नहीं है, ये भी बिहार पुलिस का सवाल है। कौन मिश्रण नहीं है, कौन मिश्रण नहीं है सवाल पूछा है। ऑप्शन ले लीजिए 4 को, देखते हैं आप लोग बता पाते हैं कि नहीं। पहला तो वायु, तो कहिएगा सर वायु तो मिश्रण न है, तो हम कुछ पूछे हैं मिश्रण नहीं है, तो ये तो आंसर ना होगा। कहिएगा बिल्कुल सर नहीं होगा। फिर बोलेंगे कि आयोडीन युक्त नमक, आयोडीन युक्त नमक, ये भी आपका अथी में पूछा हुआ है मद्य निषेध बिहार पुलिस में। आयोडीन युक्त नमक, तो आयोडीन युक्त नमक ना जानते हैं, NaCl होता है, NaCl होता है, तो ये मिलल है ना, तो हमको क्या बोला मिश्रण नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। और दिखाते हैं, ऑप्शन देते हैं। और असंचित जल, अब देखो ये फंसा लिया, असंचित जल, असंचित जल। अब एक और ऑप्शन देते हैं, उसमें भी है उलझाने वाला, दूध मिश्रित पेय, दूध मिश्रित पेय, पेय मतलब पीना, तो दूध मिश्रित। अब बताइए ई दूगों में तो कोई डाउट ना है, लेकिन ई दूगों में अब आप कंफ्यूज कर जाइएगा कि कौन मारिएगा, तो वही ना, आप किसको साथ जाइएगा। बिल्कुल यही हो जाएगा, असंचित जल, यही आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दूध मिश्रित है तो ये तो ऑलरेडी मिश्रित लिख ले हैं, तो यही हो गया असंचित जल। असंचित जल इसको बोलते हैं कौन वाटर, डिस्टिन वाटर, इसको डिस्टिन वाटर बोला जाता है, असंचित जल बोला जाता है। बिल्कुल, तो ये सवाल बिहार पुलिस मद्य निषेध में आ चुका है, तो याद रखिएगा कि इस तरह का भी प्रश्न पूछता है। अगला प्रश्न लिखिएगा, किसका उपयोग है जो कांच पर लिखने के लिए करते हैं। किसका प्रयोग कांच पर लिखने के लिए प्रयोग करते हैं। कांच पर लिखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। कांच पर लिखने के लिए, कांच पर लिखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड का, हाइड्रोजन फ्लोराइड का प्रयोग करते हैं कांच पर लिखने के लिए। किसका प्रयोग, हाइड्रोजन फ्लोराइड, ऐसे लिखिएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो कांच पर लिखने के लिए हम लोग हाइड्रोजन फ्लोराइड का प्रयोग करते हैं, और ये भी मद्य निषेध बिहार पुलिस में पूछ चुका सवाल है, और वो 2023 में पूछा गया है सब सवाल, यानी अभी 25 है और ये 23 का प्रश्न है, समझ सकते हैं, एकदम नया सवाल है यही सब बिहार पुलिस का। अगला लिखिएगा कि वर्मी कंपोस्ट होता है, क्या होता है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट ये भी बिहार पुलिस का सवाल है। वर्मी कंपोस्ट, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट कैसे लिखेंगे भाई, वर्मी कंपोस्ट आधा म होता है, गर्मी बोलते हैं, वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट होता है। तब वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, हम ऑप्शन देते हैं, जवाब दीजिए। तो आप लोग ऑप्शन देते हैं, जवाब दीजिए। वर्मी कंपोस्ट हम बता देते हैं क्या होता है। एक वर्मी कंपोस्ट एक खाद है जो चारा से बनता है, केचुआ से, चारा, चारा समझते हैं ना, केचुआ। तो हम लोग वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं चारा से, हम लोग खेत में छींटते हैं ताकि भूमि उर्वरा बन सके, खेती बढ़िया हो सके, वहां पे उपजाऊ क्षमता बढ़ जाए भूमि का, तो वर्मी कंपोस्ट। अब ऑप्शन देते हैं, आप लोग जवाब दीजिएगा। एक कार्बनिक उर्वरक है, एक विषैला पदार्थ है, एक जैविक उर्वरक है, या एक कृत्रिम उर्वरक है। फिर से सुनिएगा, जल्दीबाजी नहीं है। वर्मी कंपोस्ट का मतलब हम खाद में खेत में छिड़ते हैं, चारा से बनाते हैं, छिड़ते इसलिए ताकि उर्वरा बने, खेती अच्छा हो, बढ़िया से अनाज उनाज हो, है ना। अब ऑप्शन देते हैं, जवाब दे पाइएगा। या एक अकार्बनिक यौगिक है, अकार्बनिक यौगिक रहेगा तो काला छिटेंगे खेत में, खेत को बर्बाद कर दिया। और दूसरा विषैला पदार्थ है, भाई विषैला पदार्थ रहता तो खेते में छीटेंगे हम। तीसरा
एक जैविक जैव पदार्थ है। तो जैविक का खेती का मतलब क्या होता है कि किसी भी केमिकल का यूज ना किया गया। तो ये वर्मी कंपोस्ट खाद है, लेकिन कैसन खाद है, हम लोग अपना से बनाए, एकदम अच्छा खाद हुआ। बाकी जो यूरिया उरिया मारते हैं, पोटास उटास मारते हैं, तो वो सब खराबी करता है। क्योंकि यूरिया पोटास ये सब का अगर खेती में डाल देते हैं, अगर वो खाते तो वो बॉडी को इफेक्ट करता है। तभी ना हम लोगों का उम्र 70 साल पहुंच गया है, 65 से 70 साल में मर जाते हैं। कारण क्या है, हम लोग रसायन वाला चीज खाते हैं, केमिकल वाला चीज खाते हैं। लेकिन अगर वर्मी कंपोस्ट मतलब खुद से बनाते थे पहले के जमाने में, इसी को खाद के रूप में यूज करता था। गोबर छीट दिया, चारा लेके चारा छीट दिया बहुते जाके, तो चारा से, गोबर से, इस सब से खेती होता था। लेकिन आज के ट्रेंड में, आधुनिक युग में हम लोग क्या करते हैं, मारो यूरिया, मारो पोटास, मारो ये डीटीपी, तो कौन पी, मार मार के एकदम जियान कैले रहते हैं एकदम। तनकी को बैगन रोपते हैं और वही फराने लगते हैं बस। तो क्या करिएगा, हाइब्रिड, तो वही चीज है। तो ये वर्मी कंपोस्ट एक लिखिएगा, वर्मी कंपोस्ट के बारे में लिखिएगा, जैविक जैव उर्वरक है ये। जैविक जैविक जैव उर्वरक। जैविक जैव उर्वरक का मतलब हुआ कि किसी भी प्रकार के रसायन का प्रयोग नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार का केमिकल का यूज नहीं करेंगे हम। इसे बोलते हैं ऑर्गेनिक खेती, है ना, याद रखिएगा, जैविक उर्वरक। तो यही हो गया वर्मी कंपोस्ट। ये सब बिहार पुलिस का सवाल है, मतलब आएगा तो बन जाएगा ऐसा सवाल। अगला लिखिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड और पानी के मिश्रण को, कार्बन टेट्राक्लोराइड मतलब होता है 3 गो कार्बन। कार्बन टेट्राक्लोराइड लिखिएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड और पानी के मिश्रण को, कार्बन टेट्राक्लोराइड और पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए किस तकनीक का उपयोग करते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड और पानी के मिश्रण को अलग करना चाहते हैं हम। कार्बन टेट्राक्लोराइड और पानी मिलकर बना है, हम चाहते दोनों अलग अलग हो जाए, तो हम लोग कौन सा तकनीक का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन दे दे क्या, ऑप्शन देते हैं, आप लोग जवाब दे के कोशिश करिए। तो आप लोग जवाब दे के कोशिश करिए। तो सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, कि सेप्टरिंग फर्नल होता है, कि आसवन होता है, कि आंशिक आसवन होता है। आसवन एगो आंशिक आसवन, ऑप्शन है आसवन एगो आंशिक आसवन, एगो है सेप्टरिंग फर्नल, एक होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। ये सब दूसरे दूसरे नाम सब है, पौधे ने चल रहा कि केकरा मारू ना मारू, तो भगवान के नाम पर मार दिया। लेकिन फिलहाल अभी हम जवाब दे रहे हैं, तो आप लिख लीजिएगा, इसका आंसर लिख लीजिएगा। लिखिएगा सेप्टरिंग, सेपेटिंग ऐसे लिखिएगा, सेपेटिंग ऐसे लिखिएगा, सेपेटिंग फर्नल। अब ये एक तकनीक है, कहिएगा कौथी है, तो कौथी क्या, टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी से कार्बन टेट्राक्लोराइड को, जल को हम अलग कर देते हैं, ये टेक्नोलॉजी है, सेपेटिंग फर्नल टेक्नोलॉजी। अब लड़का को पढ़ने नहीं आएगा तो लिखेगा कैसे, पढ़ने भी नहीं आएगा सही से, सेपेटिंग करेगी कि सेपेटिंग करे, सेपेटिंग फर्नल है ये। लेकिन क्या करिएगा, ये मद निषेध वाला पूछा है, पगला है, कुछो पूछ देता है। आइए से आके कंप्लेन करते रहता है लड़का साहब, सर ये कौन चीज साइंस है, कहाँ से ये पूछ दिया है, ये पढ़ेबे नहीं किए होंगे। तो ये सब सवालवा है जो पगला के रख देता है लड़का सबको एग्जाम में। अभी सब सवाल कहाँ पढ़ेगा आदमी, बताइए आप ही बताइए, कौन सी में पढ़ेगा इसको, थ्योरी में पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा। एग्जाम में मिलता है ये सब सवाल, ये सब सवाल एग्जाम में मिलवे करता है। आगे लिखिएगा, लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र, लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो Pb2 SO4, Pb2SO4, 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 Pb2SO4,
SO4। आगे लिखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है किससे? प्लास्टर ऑफ पेरिस कथी से बनेगा? आपको मालूम है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या चीज से बनेगा? तो जिप्सम से ना बोले हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस कथी से बनेगा? जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP कथी से बनेगा? तो जिप्सम से बनेगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनेगा? तो जिप्सम से बनेगा। आगे लिखिएगा, कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? रासायनिक परिवर्तन नहीं है। रासायनिक परिवर्तन नहीं है। क्या बोला? रासायनिक परिवर्तन नहीं है। पहले तो हम समझा दें कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। रासायनिक परिवर्तन का मतलब हुआ कि दोबारा प्राप्त न हो। दोबारा प्राप्त न हो, जैसे आदमी मर गया तो प्राप्त होगा? कहियो नहीं प्राप्त होगा। लेकिन तबीयत खराब है तो ठीक हो जाएगा। मोमबत्ती गल गया है, पिघल गया है, तो वापिस प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर मोमबत्ती जल गया है तो प्राप्त नहीं होगा। अगर दूध से दही बना दिए तो दही से दूध कहाँ से बनने वाला है? नहीं बनेगा। तो ये सब रासायनिक परिवर्तन हुआ। अच्छा, जैसे मान लीजिए कि और बता देते हैं, हाँ, कागज अगर जल गया तो थोड़े प्राप्त होगा। मतलब कुल मिला के ऐसे याद रखो कि जो दोबारा प्राप्त नहीं हो उसे रासायनिक, और जो पुनः प्राप्त हो जाए उसे हम भौतिक बोलते हैं। तो हम जैसे बोलेंगे बर्फ पिघल गया है, तो पिघल गया तो फिर बर्फ जमा देंगे, तो भाई हो सकता है कि नहीं? तो ये हो गया। तो ये रासायनिक परिवर्तन बोला कि कौन नहीं है। अब ऑप्शन 4 को देते हैं, आप लोग साइड करके हमको बताइएगा कि कौन होगा और कौन नहीं होगा। तो जवाब देने का कोशिश करिए। प्रकाश संश्लेषण कहिएगा, देख लीजिए आप। अब देख लीजिए सर, ये कौन बात हो रही? अब भौतिक रासायनिक में प्रकाश संश्लेषण कल आ गया। अब प्रकाश संश्लेषण की बात कर रहा है। अब बिहार पुलिस वाला सनक जाता है, कभी कभी कुछ पूछ देता है। अब ऑप्शन देखो ना कथी कथी दिया है। हम सब जितना ऑप्शन अभी पढ़े हुए में से है एको को नहीं मिलेगा। देखो, बहुलीकरण। अब देखो भाई, अब बहुलीकरण है, बहुलीकरण। अब एक और ऑप्शन देते हैं, तो कोशिश करना, कोई दिक्कत नहीं है। उबलता हुआ पानी, और एगो तनका अच्छा लग रहा है, उबलता हुआ पानी। ये तो तनका अच्छा लगा कि चल भाई काम का बात है। आई घ उबलता हुआ पानी। एगो और है दहन। हाँ, इहो तनका अच्छा लगा। दहन मतलब जलना। तो प्रकाश परिवर्तन नहीं है, तो दहन तो है। और उबलता हुआ पानी, पानी अगर मान लो उबाल दिए, पानी अगर उबाल दिए तो ठंडा कर देवे ना, हो जाता है। तो ये हो जाता है, क्या हो जाएगा आंसर? चल भाई पता न रहा फिर भी हो गई का। लिख लो भाई, उबलता हुआ पानी। लेकिन आंसर को देख लेते हैं। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लाइक बटन मिल जाएगा। उबलता हुआ पानी। बाकी बात, प्रकाश संश्लेषण हो गया है। रे बैल, प्रकाश संश्लेषण ना समझता है तू? तो डरा गया था गाड़ी। ये प्रकाश संश्लेषण का मतलब होता है, हम लोग कौन चीज छोड़ दिए? कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग मुंह से कौन छोड़े हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े हैं। अब पेड़ पौधा के पास जल है, पहले से पानी है, और वो सूर्य के प्रकाश से कथी हुआ? प्रकाशित हुआ। ये सूरज के प्रकाश दिन में होगा, प्रकाशित हो गया, और वो ग्लूकोज बना लिया। कथी बना लिया? ग्लूकोज। अब प्लस में H2O, अब प्लस में ऑक्सीजन। अभी बना दिला तो फिर कहां से आएगा यार? है कि नहीं? तो ये अभी क्या हो गया, ये फिर क्या करेगा कि ई वाला मतलब कथी वाला रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो क्या इसको दोबारा प्राप्त कर सकते हैं आप? ये तो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़े, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े। ये पेड़ पौधा के पास पानी ऑलरेडी है, और प्रकाश से क्या किया? सूरज से प्रकाशित हुआ, ये हमको दे दिया। फिर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देंगे, फिर वही काम करेगा। फिर हम छोड़ेंगे, फिर वही काम करेगा। फिर छोड़ेंगे, वही काम करेगा। तो एक तरीके से क्या हो गया कि ये रासायनिक परिवर्तन हो गया, क्योंकि आप क्या बोल गया, दोबारा प्राप्त थोड़े ना हो पाएगा। एक क्या है ये बहुलीकरण। ये बहुलीकरण क्या होता है हमको भी नहीं मालूम है। लेकिन चलो, उबलता हुआ पानी हमको अच्छा लगा। क्या कि भाई पानी को उबाल देंगे, ठंडा कर देंगे, फिर भौतिक परिवर्तन हो गया, प्राप्त हो गया। हमसे बोला रासायनिक परिवर्तन कौन नहीं है? तो ये है, ये है, ये है, लेकिन उबलता हुआ पानी नहीं है। चलिए बहुलीकरण देख लेंगे, बहुलीकरण क्या होता है।
अगला प्रश्न लिखिएगा, एक अधातु, लिखिएगा, एक अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में मिलता है। एक अधातु का नाम बताओ जो कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मिलेगा। हाँ, पारा मिलेगा, बहुत बढ़िया। देखिएगा, पारा, पारा को बोलते हैं क्या चीज? एच जी, एच जी को बोलते हैं पारा, एच जी, एच जी को बोलते हैं पारा। वो वाला पारा ना है, पारा पारी वाला, भैंसा भैंसी वाला ना, यहाँ केमिस्ट्री वाला पारा पारी है। जो आप बुखार उखार जांचे वाला जो अति देखते होइएगा, और उसमें पड़े रहता है। अब न कह देना कि वाला पारा है, थर्मामीटर में। लेकिन एक बात बोले, इसका आंसर पारा नहीं होगा। कारण क्या है? पारा एक धातु है, अधातु बोले हैं, तो धातु पारा ना है। गड़बड़ा गया ये काम, गड़बड़ा गया काम, हम लोग पढ़ने में गड़बड़ा लिए। पारा धातु है। आई सला पूछ लो धातु, अब पहले ऑप्शन दिले रहो पारा, हम चल गए पारा के जोड़े, तू चल गए पारा के जोड़े। बड़ा एग्जाम वाला फंसाने का पूरा प्रबंध कैले रहता है। चलिए, गड़बड़ हो गया। ये धातु रहेगा तब मारिएगा भैया। चलो कोई बात ना, काटो मत, धातु कर लो तो पारा। अब अधातु लिखो। साला बड़ी परेशान कर देता है कभी कभी, पहले ऑप्शन दे देता है कि तक आगे सोचो का मौका ना मिले। ब्रोमीन हो जाएगा, ब्रोमीन, ब्रोमीन। तो अधातु यही है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाएगा, ब्रोमीन। धातु कह देगा तो पारा हो जाएगा, बात सही है। पारा धातु है क्या धातु है रे? पारा, पारा धातु है क्या धातु? पारा धातु है कि अधातु है यार? अधातु ये लग रहा है? पारा क्या है, धातु है कि अधातु है? पारा क्या है यार, धातु है कि अधातु है? फिलहाल इसका आंसर ब्रोमीन मारो, कोई है? धातु है ना? चलिए ठीक है, तब बच गए हम। चलिए, पारा एक धातु है और ब्रोमीन एक अधातु है। चलिए आगे बढ़ते हैं, न तो हम आंसर को गलत करने वाले थे अभी, लेकिन चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन सी गैस होती है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस, संपीड़ित लिखिएगा। ये सब बिहार पुलिस का सवाल है, प्रीवियस ईयर। संपीड़ित, आप लोग बोलते हैं ना कि सर अलूल बलूल पढ़ाते हैं, ये बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो बोलेगा तो डेट भी बोलेंगे, 21 तारीख 9वां महीना 2022 को द्वितीय पाली में सवाल पूछ चुका है ये वाला, 21/9/2022। संपीड़ित लिखिएगा, संपीड़ित, संपीड़ित, हाँ लिखिएगा, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ये सब बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो भी लेटेस्ट 1-2 साल पहले का। संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन सी गैस होती है? इसका ऑप्शन देते हैं, आप लोग जवाब दीजिएगा, ठीक है? और उसका ऑप्शन देते हैं, बताइएगा। संपीड़ित प्राकृतिक गैस सड़ा हुआ, हाँ चलिए, प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन, बस जहां भी मीथेन आए मार देना है, बिल्कुल मीथेन। अब प्राकृतिक देखना है, मीथेन, प्राकृतिक देख के सीधे चल जाना है मीथेन के जोड़े, मीथेन CH4, CH4 मीथेन, CH4 मीथेन। संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन है? मीथेन है। आगे लिखिएगा, अम्लीय वर्षा निम्न के ऑक्साइड के कारण होता है। अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा, ये बीबी बिहार पुलिस का है, फायरमैन में पूछा हुआ है, 21 तारीख 9वां महीना 2022 के द्वितीय पाली में, फायरमैन में। अभी हम बता दें ऑनलाइन वाले बच्चे कि भाई 22,000 बिहार पुलिस का फाइनल हो गया है, वैकेंसी आने वाली है 1 सप्ताह के भीतर। तो आप सब लोग एकदम तैयारी करिए जबरदस्त तरीके से। इस बार बिहार पुलिस के एग्जाम देने के बाद आपको कहीं हनीमून पर घूमने नहीं जाना है, जेना मैट्रिक इंटर में नहीं करते हैं, एग्जाम दे के कहता अब एग्जाम भे गेल, तक आप रिलैक्स हो, पढ़ते पढ़ते पगला गेली है, तक चल 10 दिन घूम के अबै छी कहूँ से, ओहन काम ना करिए हो, तो चल जाब वहाँ जहाँ हम कह रहे हैं, समझ रहा है? इसलिए
आप क्या करिएगा, एग्जाम दे के आना है और फिर अंधाधुन पढ़ाई करते रहना है, अंधाधुन। कैला फिर बहाली आ गया है 22,000 पर, धुआंधार बहाली तोरा सबके लिए, तब बल्ले बल्ले है। बिहार पुलिस का बहाली 22,000 और दरोगा का 1817। तो तैयारी में जुटल रहिएगा, भागिएगा मैदान छोड़ के नहीं, नहीं तो फिर काम खराब हो जाएगा। अमरी फाड़िए लेना है, अमरी नौकरी लिए लेना है। अम्लीय वर्षा निम्न के ऑक्साइड के कारण होती है। सवाल लिखिएगा, अम्लीय वर्षा कौन से ऑक्साइड के कारण होती है? ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन। अम्लीय वर्षा कार्बन के कारण होगा? नहीं भाई, कार्बन के कारण कला होगा। नाइट्रोजन के कारण, सल्फर के कारण, और सल्फर और नाइट्रोजन के कारण। हाँ भाई, सल्फर और नाइट्रोजन के कारण। सल्फर और सल्फर प्लस नाइट्रोजन के कारण आपका अम्लीय वर्षा होगा। एक और सवाल है कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है कौन? ऑप्शन 4 को देंगे, बताइएगा। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण पूछा है, कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण ही बोला है, ये है बताना है, नहीं वाला नहीं है। पहला ऑप्शन देते हैं, उड़ाइएगा। जल का जमना, जल का जमना। तो जल का जमना कैसा परिवर्तन? भौतिक है, क्योंकि जल जमेगा तो फिर घुला लेंगे, तो ये हो गया भौतिक। हमको बताना है रासायनिक, तो ये वाला तो नहीं होगा, काट दीजिए। दूसरा, चीनी का पिघलना। अरे चीनी पिघल रही है तो फिर चीनी बना लेंगे हम, चीनी पिघलाकर। चीनी पिघलना, चीनी का पिघलना, तो चीनी का पिघलना भी भौतिक परिवर्तन है, ये भी नहीं होगा। हाँ, दूध का खट्टा होना। दूध का अगर दूध खट्टा हो गई तो ओकरा निमन कहाँ से कर पाओगे भाई? तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब भौतिक रासायनिक में दिक्कत नहीं आ रहा है, आपको हो जाएगा। अब आगे लिखिएगा, सौर सेल बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग करते हैं? सौर सेल, सौर सेल बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग करते हैं? सौर सेल बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग करते हैं? सौर सेल, सौर सेल बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग करते हैं? ऑप्शन देते हैं, बताइएगा। ऑप्शन देते हैं, बताइएगा। सौर सेल बनाने के लिए मारतरे चिचिया रहा है। सौर सेल बनाने के लिए, ये वो साला चिचियाएगा, सब चिचियाने लगता है। सौर सेल बनाने के लिए, सौर सेल बनाने के लिए सा गैंगे बना ले। हाँ, पूरा गैंग बना ले सब। तो लिखिए, सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ऑप्शन देते हैं, सिलिकॉन का, कार्बन का, लेड का, या एल्युमिनियम का? हाँ, सिलिकॉन का। सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं सौर सेल बनाने के लिए। सिलिकॉन, सिलिकॉन, सिलिकॉन। तो सिलिकॉन का हम लोग प्रयोग करते हैं आपका सौर सेल बनाने के लिए, सिलिकॉन। अब बायोगैस के कर मुख्य घटक है? मीथेन का, पते है बायोगैस मीथेन का मुख्य घटक है। ये सब बिहार पुलिस मद्य निषेध कांस्टेबल में पूछल सवाल सब है, जितना भी बता रहे हैं ना, वो पूरा के पूरा बिहार पुलिस में पूछा हुआ है। अब एगो और लिखिएगा, अक्षय या नवीकरणीय ऊर्जा। अक्षय ऊर्जा या नवीकरणीय ऊर्जा? अक्षय, कभी कभी अक्षय लिख के देगा, अक्षय, या कभी कभी नवीकरणीय बोलेगा, नवीकरणीय, नवीकरणीय ऊर्जा। अक्षय ऊर्जा या नवीकरणीय ऊर्जा?
अक्षय ऊर्जा या नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? स्रोत पूछा है आपसे, स्रोत। ऑप्शन देते हैं, बताइएगा। अक्षय ऊर्जा या नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत का बताना है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस कि सूर्य? कौन होगा बताओ? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत सूर्य होगा। कौन होगा? सूर्य। आप लोग थोड़े बना पाइएगा। सूर्य जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होगा वो होता है नवीकरणीय ऊर्जा। हाँ, अच्छा, एक सवाल पे बड़ी भयंकर फसान फंसाया है। कथी कहा है कि कौन भौतिको परिवर्तन है कौन रासायनिको परिवर्तन? अब बताइए, अब आदमी क्या करेगा रे? दोनों बोला है। कथी कहा है? भौतिको है और रासायनिको है। अब ऑप्शन देते हैं, पहले तो सवाल लिखवाऊ तब ना। भौतिक भी है प्लस रासायनिक भी है, बताइए। कहता मारबो करा नहीं मार। अब कथी करूँ हम? अब मार और फिर न मार तो आदमी कथी करते? कह रहा है भौतिक भी है रासायनिक भी है। ऑप्शन देते हैं, मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना, केले का पकना, केला पक गया, केला का पकना, केला पक चुका है, जंग लग गया है, जंग लगना, अगर लोहा वहा पर जंग लग चुका है, या बर्फ पिघल गया है, बर्फ का पिघलना। अब साला भारी कंफ्यूजन है में का भाई बा? मोमबत्ती का जलना मारे कि केला का पकना मारे कि जंग लगाना मारे कि बर्फ का पिघलना मारे? पहले तू दिमाग लगा लो निम्न से, जल्दीबाजी न कर सब लोग। अब फिर हम दिमाग लगा के बताते हैं। जंग लगना, जंग लग गया तो वो निमन हो जाएगा। हाँ, लपेट कितना निमन करेगा लेकिन वो ना होगा। तो जंग लग गया हुआ है तो अब खराबे हो गया, वो निमन नहीं होगा है। बिल्कुल, मोमबत्ती का जलना। देखो मोमबत्ती जल गए तनियो मनियो तो बचल होता है, मोम पिघल के नीचे गिरत रहता है। हाँ, इसीलिए देखो मोमबत्ती कभी कभी जलते रहता है, देखता है टप 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 नीचे गिरत रहता है। आ सवेरे हम सब जाते हैं देखते हैं जेलंगवा तो देखते गिरल रहता है बहुते ले, तो फिर ओकरा से मोमबत्ती बना ले हम तो दोनों हो गया। लेकिन केला पक गया, अब साला पक गया, अब ओकरा कौन कीमत पर तू कच्चा कर लेबी रे पगला? कहियो ना कच्चा होता आ जंग लग गया, अब ओकरा निमन कहीं का घसेंगे तो घसबही तो ये निमन थोड़े हो जाता। अब बर्फ पिघल गए एक बार, तब बर्फ पिघल गई तो भौतिक है, फिर ओकरा ठंडा कर लेबै तो हमरा कथी बोल रही है? भौतिको होके चाहिए रासायनिको होके चाहिए। तो ये तो खाली रासायनिक है आ ये खाली भौतिक है। आ केला पक गया तो ये खाली रासायनिक है, ये वाला सिर्फ रासायनिक है। रासायनिक है, रासायनिक, ये वाला भी रासायनिक है आ ये वाला भौतिक है आ ये वाला दोनों है। कारण क्या है कि इधर मोमबत्ती जल रहा है तो इतना रासायनिक हो गया, और में से गिर रहा है तनका तनका तो भौतिक भी काम कर रहा है। तो ये चीज दिमाग, ये सब सवाल दिमाग वाला सवाल रहता है। लेकिन कुल मिला के तोड़ सके दिमाग काम कर गया है। रह दे रहे तो 5 घंटा कर देगा पगला कहीं। रुको ना, पहले ये वो दिन कथी खींचे थे? वो दिन खाली फिजिक्स, आई केमिस्ट्री, एगो और बायोलॉजी का जाते पगला कहीं। नहीं तो ना भूख लग गया है। ठीक है तो रहने देते हैं, यादों को कैसे लाना है। याद देखो अभी है टाइम, परेशान ना होना है।
अभी टाइम है, ठीक है। तो हम लोग रहने देते हैं, चूंकि पढ़ना, देखो ज़्यादा देर का वीडियो देखता है ना बच्चा, पढ़ भी नहीं पाता है। कम देर का रहता है, पढ़ लेता है। ज़्यादा देख के देखे डराइए जाता है गाड़ी, बड़ा दूर बड़ा लंबा है, कितना बुखार उखार सब लग जाता है, नींद सब सूत हो जाता है मोबाइल चालू लू करके, और तू सब नहीं चालू करता है। चलिए ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं कल। बायोलॉजी का क्लास, सॉरी, कल बायोलॉजी का नहीं आएगा, कल हिंदी का क्लास आएगा, वादा के मुताबिक कल हिंदी का क्लास है। तो कल हिंदी खत्म कर देंगे, एक ही वीडियो लाएंगे, हिंदी का पार्ट 2 ना आएगा। कल ये पूरा बिहार पुलिस के लिए हिंदी का क्लास, एक क्लास आएगा सफाचट, पढ़ के जाइएगा, हिंदी का सारा नंबर आ जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। एक क्लास लेंगे गणित का, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं कल के वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। आज आप लोग लग रहा है शेयर कर किए हैं, आज सब्सक्राइबर कुछ बढ़ा है, तो इसी तरह से आप लोग बढ़ाने का काम करते रहिए। हम मेरे कहने पर भरोसा नहीं करिएगा, बगैर कहे हुए आप काम करिए, ठीक है। चलिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, मध्य रात्रि।